Hello, myself Raktim Bhattakur. So today we will be discussing the video solution of ANTS PT2. तो चलिए पेन कॉपी निकालिए और हम लोग वीडियो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला वाला सवाल है आपका यहाँ पे, तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे क्या पूछ रहा है कि चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर वन डायमेंशनल मोशन। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि ये जो की टर्म है जो यहाँ पे बोल रहा है कि वन डायमेंशनल मोशन के लिए है, तो सारे के सारे डिस्कशन जो यहाँ पे पॉइंट लिखे हुए हैं वो आपके 1D के लिए है। तो सबसे देखिए एक एक करके पॉइंट को तो चूज करना पड़ेगा यहाँ पे हमको। तो पहले पॉइंट में ये बोल रहा है कि विद कांस्टेंट स्पीड इन एन इंटरवल में हैव नॉन जीरो एक्सेलरेशन। अगर आपका स्पीड कांस्टेंट हुआ ये बोल रहा है, तो स्पीड कांस्टेंट होगा तो एक्सेलरेशन तो संभव है नहीं, क्योंकि हम किसके बारे में स्ट्रिक्टली बात कर रहे हैं, हम स्ट्रिक्टली बात कर रहे हैं 1D मोशन के लिए, तो इसमें तो वो संभव होगा नहीं। तो सेकंड वाला बात कर रहा है कि विद नेगेटिव वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन स्पीड मस्ट डिक्रीज। अब देखो यहाँ पे कि स्पीड जब इंक्रीज हो या डिक्रीज हो वो डिपेंड करता है कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन अगर सिमिलर है कि ऑपोजिट है। अगर सिमिलर है तो स्पीड अप होगा, अगर ऑपोजिट है तो वो स्लो डाउन होगा। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन कोई गारंटी नहीं देता कि पार्टिकल का जो स्पीड है वो स्लो डाउन होने वाला है। थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है, विद द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन स्पीड मस्ट इंक्रीज। को तो कोई गारंटी नहीं है, जो अभी मैंने आप लोग को समझाया था यहाँ पे। तो लास्ट वाला पॉइंट क्या बोल रहा है कि विथ नेगेटिव वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन स्पीड में इंक्रीज। तो अब देखो तो चारों पॉइंट में से दिस इज द करेक्ट आंसर। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। और ऑप्शन नंबर डी को क्यों मैं सही बोल रहा हूं, बिकॉज दोनों में फर्क है। देखिए ऑप्शन नंबर 2, 3, 4 में डिफरेंस ये है कि 2 और 3 में लिखा हुआ है कि मस्ट होना ही पड़ेगा, लेकिन ऑप्शन नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर 4 में आपको लिखा हुआ है मे। तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4। तो आते हैं हम अपने सेकंड प्रॉब्लम में। चलो कंटिन्यू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 तो वो तो एकदम फेमस वाला काइनेमेटिक्स का सवाल है। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या बोल रहा है कि अ ड्रंकर्ड वॉकिंग इन द नैरो लेन टेक्स 5 स्टेप्स फॉरवर्ड एंड 4 स्टेप्स बैकवर्ड। तो 5 कदम वो आगे जा रहा है, 4 कदम वो पीछे आ रहा है, एंड स्टेज फॉर 2 सेकंड्स। तो रुकता है वो 2 सेकंड पे, एंड रिपीट द सेम प्रोसेस। तो ईच स्टेप इज 1 मीटर लॉन्ग एंड इट रिक्वायर्स 1 सेकंड। तो 1 मीटर जाने के लिए 1 सेकंड लग रहा है। तो ये बोल रहा है कि द टाइम इंटरवल by the drunkard, the time taken by the drunkard to fall in the pit 10 meter away from start is। ठीक है, एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हो गया आपका x इक्वल टू 0। तो आपने यहाँ से स्टार्ट किया t इक्वल टू 0 पे। तो पहुँचते पहुँचते आपको आपको तो नहीं गिरना है, कोई तो गिरा यहाँ पे, तो खुद को बचा के रखते हैं। तो हमको टाइम निकालना है कितना लगा है कि नहीं, खुद को गिराना तो संभव नहीं है। तो एक काम करते हैं कि हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो कितना गया पहले 5 कदम। तो 5 कदम वो आगे गया, फिर 4 कदम वो पीछे आया। तो 5 स्टेप फॉरवर्ड माने x इक्वल टू 5 में पहुंच गया। तो 4 कदम पीछे आया तो x इक्वल टू कितना में पहुंच गया, 1 मीटर। और उस पूरे प्रोसेस में 5 कदम आगे फिर 4 कदम बैक साइड आने में उसको कितना सेकंड लगा, 9 सेकंड। लेकिन उसमें एक और ट्विस्ट है कि अब बोल रहा है कि इट स्टेज फॉर हाउ मेनी सेकंड्स। तो 2 सेकंड के लिए वो रुका भी वहां पे। तो 5 सेकंड जाने का, 4 सेकंड आने का, 2 सेकंड रुकने का, तो टोटल कितना हो गया आपका 11 सेकंड। सेम प्रोसेस वो रिपीट मारेगा। तो सेम प्रोसेस रिपीट मार के फिर वापस आएगा तो कहां तक पहुंचेगा, x इक्वल टू 2 मीटर तक पहुंचेगा। ठीक, तो फिर से कितना लगा, और 11 सेकंड लगा। तो टोटल हो गया अभी तक 22 सेकंड्स। फिर से रिपीट मारेगा, फिर से रिपीट मार के वो कहां तक पहुंचेगा, x इक्वल टू 2 मीटर तक। तो फिर से लगा आपका 11 सेकंड, सॉरी ये आपका 3 मीटर होगा। फिर नेक्स्ट फिर से जाएगा कहां तक, x इक्वल टू 4 मीटर तक, फिर से 11 सेकंड। तो सेम रिपीट मारेगा तो x इक्वल टू 5 सेकंड तक, तो फिर से 11 सेकंड। तो अब देखो यहाँ पे जो आपका है ये है 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक, तो टोटल कितना हो गया आपका 55 सेकंड्स। तो 55 सेकंड्स हो गया। बट द लास्ट केस में जो है हमको थोड़ा सा केयरफुल होना है। क्यों केयरफुल होना है, देखो यहाँ पे आपसे बोला कि 5 कदम आगे जाएगा, लेकिन हम जब ऑलरेडी x इक्वल टू 5 मीटर पे है, तो x इक्वल टू 5 मीटर पे जब होंगे तो 5 कदम वो आगे जाएगा तो कहाँ गिर जाएगा, डायरेक्टली गड्ढे पे। तो वो वापस घूम नहीं पाएगा। तो ये हो जाएगा आपका कितना सेकंड, 60 सेकंड्स। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो 2 क्वेश्चन हो गया। ओके, लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या बोल रहा है कि द पोजीशन टाइम ग्राफ हमको दिया हुआ है, और ऑप्शन में देखो तो कुछ डायरेक्शन और वेलोसिटी ये सब के बारे में पूछा जाए। डायरेक्टली वेलोसिटी तो नहीं बोल रहा है, लेकिन मूविंग इन द डायरेक्शन बोल रहा है। तो मूवमेंट कब होगा, जब वेलोसिटी होगी तब। और हमको एक चीज पता है कि एक्सटी ग्राफ जो है, पोजीशन टाइम ग्राफ का जब स्लोप निकाला जाता है, तो स्लोप निकालने के टाइम से हमको क्या मिलता है, हमको मिलती है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी डिसाइड करेगा ना कि वो सेम डायरेक्शन में है कि ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो अगर आप एक्सटी ग्राफ को देखोगे, यहाँ पे ये हो गया आपका टाइम और ये हो गया आपका एक्स। तो ए हो गया आपका पॉजिटिव स्लोप, बी हो गया आपका नेगेटिव स्लोप। तो अगर ए आपका पॉजिटिव स्लोप है, बी आपका अगर नेगेटिव स्लोप है, तो डेफिनेटली दे आर मूविंग इन व्हिच डायरेक्शन,
ऑपोजिट डायरेक्शन। हाँ, अगर दोनों का स्लोप नेगेटिव या दोनों का स्लोप पॉजिटिव पॉजिटिव होता तो सेम डायरेक्शन। तो इस केस में देखते हैं कि ए बी आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन बी नहीं होगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या बोल रहा है कि एक लड़का जो है वो लड़का चालू किया स्टार्ट मूव करना पॉइंट सपोज ए से। तो चलते चलते 6 किलोमीटर चला, 6 किलोमीटर चला वो कितने स्पीड से, 2.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो 2.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो चलेगा वहां तक, ठीक है, एंड फिर वॉक्स बैक विद द कांस्टेंट स्पीड ऑफ हाउ मच, 4 किलोमीटर पर आवर। तो वापस आया 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो गया वो 2.5 से, वापस आया वो 4 किलोमीटर से। तो जाने का 6, आने का 6। तो हिज एवरेज स्पीड फॉर द राउंड ट्रिप एक्सप्रेस्ड इन, देखो एवरेज स्पीड बोल रहा है, वेलोसिटी के बारे में कुछ भी जिक्र नहीं है, क्योंकि वेलोसिटी निकालने का कोई मतलब होगा नहीं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट आपका 0 है। तो जाने का 6 अगर आने का 6, और हमको पता है कि अगर डिस्प्लेसमेंट या ये अगर आपका सेम हुआ तो जो एवरेज वाला जो फॉर्मूला था वो था आपका 2v1 v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2। ठीक, तो डाल देते हैं वैल्यूज। तो 2 इंटू 2.5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2.5 इंटू 4। तो ऊपर देख, सॉरी ये आपका इंटू नहीं होगा, ये हो जाएगा आपका प्लस। ठीक, ओके, सो 2.5 इंटू 4 हो गया आपका 10, ऊपर आ जाएगा आपका 20 आ जाएगा, और नीचे आपका आएगा कितना 6.5। तो कुछ कुछ ऐसा तो ऑप्शन में दिख नहीं रहा है, लेकिन देखो तो कुछ मल्टीपल में आपको दिखेगा। मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर दोगे तो आपको ये मिलेगा 40 और आपको ये मिलेगा 13। तो जो आपका आंसर होगा वो इस केस में आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 40/13। थोड़ा सा हल्का आपको एक्सप्रेस करना पड़ेगा इसको। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 को देखोगे आप यहाँ पे, तो बोला गया है कि पोजीशन टाइम आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ है। तो ठीक है, तो पोजीशन टाइम एक्सप्रेशन हमको दिया हुआ है, तो हम लिख लेते हैं 3t² माइनस ऑफ 12t प्लस 3। तो लिख लिया हमने पोजीशन टाइम। क्या पूछ रहा है, टाइम एट विच द वेलोसिटी विल बी 0। आपसे ये पूछ रहा है कि वेलोसिटी जो है वो कब 0 होगा। वेलोसिटी 0 निकालेंगे तो सबसे पहले वेलोसिटी का एक्सप्रेशन तो निकाल लेते, तभी तो पता चलेगा वेलोसिटी कहाँ 0 है। तो वेलोसिटी निकाला कैसे जाएगा, वेलोसिटी निकाला जाएगा आपका dx/dt करके। तो dx/dt करोगे तो आपको ये मिलेगा 60 और आपको मिल जाएगा ये 12। तो v का जो एक्सप्रेशन हमको मिला वो कितना मिला, वो हमको मिला 60 माइनस ऑफ 12। अभी हमसे बोल रहा है कि किस टाइम में आपकी वेलोसिटी 0 होने वाली है। तो ठीक है, कर देते हैं यहाँ पे वेलोसिटी को 0। तो जैसे ही मैंने वेलोसिटी को 0 करा यहाँ पे, तो t का जो वैल्यू मुझे मिलेगा, t का वैल्यू मुझे कितना मिलेगा, t का वैल्यू मिलेगा हमको 2 सेकेंड। ठीक, तो अगर 2 सेकेंड मिला तो आपका जो ऑप्शन होगा वो आंसर नंबर कौन सा, वो आंसर नंबर होगा 3 या ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमसे क्या बोल रहा है, द क्रिकेट बॉल इज हिट एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल विद द काइनेटिक एनर्जी। कुछ कुछ दिया हुआ है, तो सिंपल भाषा में बोला जाए तो ऐसे फेंका गया उसको कुछ एंगल 30 बना के, और ऐसे उड़ते 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 वो गिरा कुछ यहाँ पे। ठीक, क्या बता रहा है, द काइनेटिक एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट इज। अगर इनिशियल पॉइंट पे आपको काइनेटिक एनर्जी दी हुई है तो हाईएस्ट पॉइंट पे आपको काइनेटिक एनर्जी के बारे में पूछा जा रहा है। तो मतलब कुछ कुछ रेशियो निकालेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। तो किसी तरीके से अगर मैं के फाइनल को के इनिशियल के टर्म्स में एक्सप्रेस कर दूं तो मेरा काम बन जाएगा, क्योंकि सारे ऑप्शन तो वैसे ही दिखाई दे रहे हैं, एक को छोड़ के। एक में 0 आ रहा है, बाकी हर जगह के आ रहा है। तो यहाँ एक काम करते हैं ना, कुछ कुछ हमको पता है यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली नहीं होने से भी अगर आप ये यू मीटर पर सेकेंड आप ले लो तो इसमें आएगा आपका यू कॉस थीटा, वेलोसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, और यहाँ आएगा आपका यू साइन थीटा। तो कौन सा कंपोनेंट सर्वाइव करता है आपके हाईएस्ट पॉइंट पे, हाईएस्ट पॉइंट पे आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सर्वाइव करता है जो होगा u cos थीटा, और इस केस में आपको मिल जाएगा u cos 30। तो cos 30 का वैल्यू कितना होता है, √3/2। ठीक, तो इस केस में जो आपका इनिशियल केस में जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो आपको मिलेगा हाफ ऑफ mu², और ये u जो पार्ट है वो मैं मान के चल रहा हूँ। ठीक है, आप भी मान लो कुछ u मीटर पर सेकेंड से फेंका गया है, तो इसको हम k के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं इस वाले को। तो ये हो जाएगा आपका हाफ √3/2 का u²। तो इसको देखोगे तो एक काम करते हैं ना, यहाँ से हाफ हाफ को उड़ा देते हैं, m को उड़ा देते हैं, फिर u² जो वहां से निकलेगा तो इस u² और u² को भी उड़ा देते हैं। तो ये सारे के सारे टर्म्स उड़ गए, तो आपका बचेगा 3/4। तो k फाइनल का जो वैल्यू होगा वो होगा आपका 3/4 इंटू k। तो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, वो आपका ऑप्शन मैच हो रहा है, आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक, ओके, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है कि द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी आपको दिया हुआ है और पूछ रहा है कि द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विद द वर्टिकल इज। तो एक चीज में केयरफुल होना, किसके साथ पूछा जा रहा है, वर्टिकल के साथ। ठीक है, क्योंकि नॉर्मली हम जब इक्वेशन लिखते हैं
जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है आपके हॉरिजेंटल के साथ। तो जनरल इक्वेशन लिख लेते हैं, उसके साथ कंपेयर कर लेंगे। तो यहाँ पे आएगा आपका gx² डिवाइडेड बाई 2 u² cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो अगर आप कंपेयर करोगे इसको, तो यहाँ पे जो x का कोफिशिएंट है वो है आपका √3 और यहाँ पे जो x का कोफिशिएंट है वो आपका है tan थीटा। तो यहाँ से जो आएगा आपका tan थीटा इज इक्वल टू √3 और जो थीटा का वैल्यू हो जाएगा वो होगा आपका 60 डिग्री। तो ये जो 60 डिग्री है, अगर आपको डायग्राम याद है, नॉर्मली ये जब इक्वेशन हम डिराइव करते हैं तो कुछ ये वाला डायग्राम बनाते हैं। तो एंगल किसके साथ लिया जाता है? हॉरिजॉन्टल के साथ, लेकिन हमसे पूछा जा रहा है वर्टिकल के साथ। तो वर्टिकल के साथ पूछा जा रहा है तो आपका 90 - 60, तो आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 30 डिग्री। आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पे, ठीक। 8 क्या बोल रहा है कि a particle is moving in a circle of radius r with a uniform speed and takes time t to complete one revolution, ठीक। तो जो इंफॉर्मेशन हमको दिया हुआ है वो बोला गया है कि एक पार्टिकल है जो सर्कुलर ट्रैक में घूम रहा है और उस सर्कुलर ट्रैक का रेडियस हो गया r और टाइम लगा t। तो हमको पता है कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो एक राउंड सर्कल का लगाओगे तो कितना मिलेगा आपको? डिस्टेंस 2πr, स्पीड मान लेते हैं कि v और ये हो गया टाइम। तो v का वैल्यू कुछ आएगा आपका 2πr डिवाइडेड बाई t। तो कहीं ना कहीं तो इसको यूज करेंगे, लिख के रखते हैं यहाँ पे। फिर क्या बता रहा है कि if this particle were projected with the same speed at an angle theta, the horizontal and to the horizontal, the maximum height attained by it is 4r। तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पूछ रहा है, ठीक है। तो मैक्सिमम हाइट पूछ रहा है और कुछ कुछ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे ऐसे फेंका गया, तो ऐसे करते 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 यहाँ आएगा। तो ये रहा मेरा मैक्सिमम हाइट। तो जो मैक्सिमम हाइट का मेरा एक्सप्रेशन आएगा, तो मैक्सिमम हाइट का मेरा एक्सप्रेशन आएगा आपका u² sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g, ठीक है। u² sin स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2g। तो अब देखो यहाँ पे ये जो u है ये v है, क्योंकि क्वेश्चन में वही दिया हुआ था कि if the particle is projected with the same speed, तो हाइट का वैल्यू आपको दिया हुआ है 4r और इसको डाल देते हैं यहाँ पे। तो ये आ जाएगा कितना आपका 4π² r² डिवाइडेड बाई t² और यहाँ पे आएगा आपका sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g, ठीक। कुछ कुछ उड़ा सकते हैं तो उड़ा देते हैं, कुछ कुछ तो उड़ रहा है यहाँ पे। तो sin स्क्वायर थीटा आपको कितना मिलेगा? 2g² तो 2g² डिवाइडेड बाय कुछ कुछ तो आएगा यहाँ पे π² आपका आ जाएगा नीचे की तरफ और आपका एक r आपका नीचे की तरफ आ जाएगा। फिर आप अगर लास्ट स्टेप लोगे तो पहले क्या करो, यहाँ पे स्क्वायर को स्क्वायर रूट कर दो दोनों साइड को और साइन इनवर्स के फॉर्मेट में ले जाओ। तो ये आ जाएगा आपका 2gt² डिवाइडेड बाय π² इंटू r और यहाँ पे आपका एक आ जाएगा 1/√2। तो देखते हैं किसके साथ मैच हो रहा है, राइट। तो किसके साथ मैच हो रहा है? हमारा ऑप्शन नंबर हो गया बी। तो इस केस में जो आपको आंसर मिलेगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, ठीक। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम द गन विद द स्पीड ऑफ 1000 मीटर पर सेकंड इन ऑर्डर टू हिट अ टारगेट 100 मीटर अवे, ठीक। एट व्हाट हाइट अबव द ग्राउंड शुड द गन बी एम्ड। तो आपका जो टारगेट है, मान लेते हैं कि आपने गन को यहाँ से फायर किया। तो गन को जब यहाँ से फायर करोगे तो आपकी जो वेलोसिटी है वो दी हुई है आपकी 1000 मीटर पर सेकंड और आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कितनी दूरी पर है? वो ऑब्जेक्ट है आपके 100 मीटर अवे, ठीक। अगर 100 मीटर अवे है तो कुछ वेलोसिटी आपको दी हुई है और हमसे जो पूछ रहा है ना, हमसे कुछ ये पूछ रहा है कि इस ऑब्जेक्ट को कहाँ से फेंका गया था, राइट। तो h के बारे में पूछ रहा है। तो अब देखो थोड़ा सा आप कनेक्शन लगाओ। तो हम जब भी हाइट के बारे में डिस्कस करते हैं तो कुछ कुछ टाइम ऑफ फ्लाइट ये सब से रिलेट होता है। हमको रेंज ना दिया हुआ है, तो अगर आपको रेंज यहाँ पे दिया हुआ है तो रेंज होगा आपका vx इंटू टाइम। तो रेंज होगा आपका 100, vx का वैल्यू होगा आपका 1000, ये हो गया आपका टाइम। तो t का वैल्यू हो जाएगा 1/10 सेकेंड या 0.1 सेकेंड बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं उसमें, ठीक है। तो इस केस में देखो तो vy जो आपका आएगा, vy आपका तो 0 आ रहा है क्योंकि पूरा का पूरा जो वेलोसिटी है वो किस एक्सिस, मतलब किस एक्सिस के अलोंग है? वो है आपका x एक्सिस के अलोंग। तो अगर आप लिखोगे sy इज इक्वल टू uy इंटू टाइम प्लस हाफ ऑफ ay/t², और ऐसे क्यों लिख रहे हैं y बिकॉज टाइम अगर निकालना है तो हम किस एक्सिस पे फोकस करते हैं? वर्टिकल एक्सिस पे। तो ये तो आपका 0 है। तो sy का जो वैल्यू होगा वो कितना आएगा आपका, और मैं मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ सिर्फ, हाँ, और ये हो जाएगा आपका 100। तो 1 कितना मिला आपको? तो आपको मिला 1/20। तो 1/20 सेंटीमीटर मिला या मीटर मिला? आपको मिला 1/20 मीटर। लेकिन ठीक से ऑप्शन को देखेंगे तो सारे के सारे जो ऑप्शन है वो किस में है? वो तो सारे के सारे ऑप्शन आपके सेंटीमीटर में है। तो कन्वर्ट कर लेते हैं ना, क्या दिक्कत है इसमें। तो इसको आपको लिख दो आप 5 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है
वो आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 कुछ स्प्रिंग विंग का कुछ केस है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का डायग्राम आप बनाओगे तो कुछ आपको दिखेगा कि यहाँ पे एक 5 किलो का मास लटका हुआ है। तो यहाँ पे अगर 5 किलो का मास लटका हुआ है, यहाँ पे एक स्प्रिंग ऐसे कुछ लटका हुआ है 10 किलो का। ठीक, एक काम करते हैं, जी को हम ना 10 मान लेते हैं। ठीक, अगर जी को 10 नहीं मान सकते, काम करते हैं जी के टर्म्स में ही, तो सब कुछ जी के टर्म्स में ही रख देते, ज्यादा हेडेक नहीं लेते, क्योंकि वेट तो हमको लिखना पड़ेगा। तो आपसे बोल रहा है कि नाउ द स्ट्रिंग इज कट। तो यहाँ पे स्ट्रिंग कौन सा है, ये वाला स्ट्रिंग है, आपने इसको कट लगाया। तो काम करते बिफोर वाला डायग्राम बना लो। तो जब आप बिफोर वाला डायग्राम बना लोगे यहाँ पे, तो इसमें देखो, तो पहले इससे स्टार्ट करते हैं। तो नीचे की तरफ आएगा आपका 10G, आपको 100 लिखना है तो 100 लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप जी को 10 मान के लिख सकते हो। और ऊपर आ जाएगा आपका KX, क्योंकि आपका जो ये ब्लॉक है इनिशियली वो रेस्ट पे था, तो आपका जो KX का वैल्यू होगा इनिशियली वो हो जाएगा आपका 10G। फिर आप 5 किलो पे फोकस करो, तो 5 किलो के ऊपर फोकस करोगे तो नीचे की तरफ आपका कितना वेट तो आएगा ही 5G। ठीक है, मोबाइल नेटवर्क 5G नहीं है, ये आपका वेट का 5G है। और जो KX है वो तो सिंगल नेट स्ट्रिंग है, तो KX तो यहाँ पे भी लगेगा, जो आपका आएगा कितना G, 10G। तो नीचे इस 5 किलो के जो नीचे वाला फोर्स है वो कितना है आपका 15G। तो उसको पूरा का पूरा बैलेंस कौन करेगा, वो पूरा का पूरा बैलेंस करेगा आपका टेंशन। ठीक, तो अगर आप इसको अलग से बना लेते हो कि ये रहा आपका 5 किलो, और इसको मैं बोल सकता हूं कि ये बिफोर वाला पिक्चर है। बिफोर का पिक्चर मतलब बिफोर कटिंग द स्ट्रिंग। तो अगर आप देखोगे ये आपका 5 किलो हो गया, तो ऊपर आएगा आपका टेंशन। तो सब कुछ पहले इक्विलिब्रियम पे था, तो टेंशन होगा आपका 15G। फिर नीचे की तरफ आएगा आपका 15G। फिर अगर आप ब्लॉक को देखोगे, 10 किलो के ब्लॉक को, 10 किलो के ब्लॉक के ऊपर आपका फोर्स आएगा कितना 10G, जो होगा आपका KX, और नीचे की तरफ आपका होगा 10G। तो अब देखो कि आपने जैसे ही इस स्ट्रिंग को उड़ा दिया, ठीक, तो उस स्ट्रिंग को जैसे ही, मतलब ये वाले स्ट्रिंग को आपने जैसे ही उड़ा दिया, इमीडिएटली आपका T क्या हो जाएगा, 0 होगा ना। लेजीनेस कौन शो करता है इस वाले केस, ऐसे वाले केसेस में लेजीनेस शो करता था आपका स्प्रिंग, बिकॉज स्प्रिंग को टाइम लगेगा रिस्पॉन्स, मतलब वो रिस्पॉन्स को चेंज करने में स्प्रिंग को टाइम लेता है। स्ट्रिंग तो तुरंत रिस्पॉन्स करेगा, रस्सी तुरंत रिस्पॉन्स करता है, लेकिन जो स्प्रिंग है इट विल शो द लेजीनेस। तो अगर आप 5 किलो के ब्लॉक को देखोगे, तो 5 किलो के ब्लॉक के ऊपर जो ऊपर वाला फोर्स है वो तो तुरंत खत्म हो गया। नीचे का जो KX था, KX तो बराबर उतना ही रहेगा, और KX का वैल्यू होगा आपका 10G, और वेट का वैल्यू होगा आपका 5G। और आपका जो यहाँ पे 10 किलो का मास है, 10 किलो के मास के ऊपर KX तो रहेगा ही। KX का वैल्यू कितना होगा इसमें, KX का वैल्यू होगा आपका 10G, और यहाँ पे आएगा आपका 10G। तो इसका तो एक्सीलरेशन होगा आपका 0। तो देखते हैं कि कुछ ओके, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी को तो एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि सीक्वेंस में जाएगा तो 5-10, आंसर जो दिया हुआ है 5-10 के रेस्पेक्ट में दिया हुआ है, तो 10 का तो एक्सेलरेशन होगा आपका 0। तो ऑप्शन ए और बी में से तो कोई होगा पक्का। तो देखते हैं इसको। तो इसको देखोगे तो नीचे की तरफ आपका होगा 15G, और मास हो गया आपका 5, तो आंसर कितना है, आंसर है आपका 3G। तो 10 किलो का 0, 5 किलो का 3G इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो इस सवाल का जो आंसर है वो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। चलो, क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है हमसे, क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि एक मास, मतलब एक मास नहीं है, एक चेन है जिसका मास आपका कुछ m है और जिसका लेंथ आपका कुछ l है, और वर्टिकली हेल्ड किया गया है। ठीक, द टेंशन इन द चेन एट द डिस्टेंस y फ्रॉम द रिजिड सपोर्ट बोल रहा है। तो रिजिड सपोर्ट से बोल रहा है, मतलब नीचे से मत ले लेना, यहां से आपको y डिस्टेंस की दूरी पर आपको टेंशन लिखना है इस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन में। ठीक है, तो एक चीज याद रखो कि टेंशन हमेशा पुलिंग फोर्स होता है। तो इस वाले केस में ये नीचे वाले मास का जो वेट है उसको पकड़ के रखेगा, क्योंकि इस क्रॉस सेक्शन को ठीक से देखो, हाँ, और नीचे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो पूरा का पूरा वेट जो शेडेड पोर्शन का है किस तरफ खींच रहा है, नीचे की तरफ। तो उसको पकड़ के रखेगा कौन, टेंशन। तो इस वाले सेक्शन का अगर मुझे मास मिल जाएगा ना किसी तरीके से, तो मैं डायरेक्टली बोल दूंगा T इज इक्वल टू आपका mg, एंड ये m किसका मास है, इस वाले सेक्शन का मास है। तो है तो आपका लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन, तो लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो मास डेंसिटी आपका कितना आएगा, m/l। तो कैपिटल M आपको दिया हुआ है, ये हो गया आपका l। तो इस पार्ट का जो, अगर ये आपका y है तो नीचे का लेंथ कितना होगा आपका l-y। तो जो आपका m होगा, छोटो वाला m, जो कि शेडेड पार्ट का मास है, वो होगा आपका m/l, l-y। तो जो T आपको मिलेगा, T आपको मिलेगा m/l, l-y इंटू g। तो चलो देखते हैं कि ऑप्शन में कुछ मैच हो रहा है क्या।
तो m l माइनस वाई g, ओके, थोड़ा सा इसको रीअरेंज कर दोगे तो आपका ऑप्शन नंबर 2 के साथ ये मैच होगा। देखो तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ओके, अब आता है क्वेश्चन नंबर 12 पे। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है? ब्लॉक ऑफ मास m 1 किलो लाइज ऑन अ स्मूथ इंक्लाइन प्लेन। तो फ्रिक्शन है नहीं आपके यहाँ पे। द ब्लॉक ऑफ मास m इज गिवन अ फोर्स F इक्वल टू 10 न्यूटन, ठीक, एज शोन इन द फिगर। तो डायग्राम आप बना लेते हैं और फाइनली सवाल में पूछ रहा है कि द नेट नॉर्मल रिएक्शन ऑन द ब्लॉक इज। तो नॉर्मल रिएक्शन के बारे में पूछा जा रहा है। तो नॉर्मल रिएक्शन हमेशा होता है आपके परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन। एक यहाँ पे आपको मिलेगा, अगर ये आप एक लाइन बना दो, अगर ये आपका कितना एंगल दिया हुआ है 45 यहाँ पे आपको दी हुई है एंगल, तो एक तो आपका mg आएगा। तो पहले mg को स्प्लिट कर लेते हैं। अगर आप mg होता है हमेशा परपेंडिकुलर नीचे, तो ये एक आ जाएगा आपका mg का एक कंपोनेंट आएगा इधर पे। अगर ये आपका 45 है तो ये एंगल भी आपका 45 होगा, तो ये आपका बन जाएगा mg cos 45 और ये आपका बन जाएगा आपका mg sin 45, ठीक है। अब देखो जो एक्सटर्नल फोर्स आपको 10 न्यूटन दी हुई है, जो एक्सटर्नल फोर्स है उसका डायरेक्शन कुछ आएगा इस तरफ, तो उसके भी दो कंपोनेंट आएंगे। ये होगा आपका 45 डिग्री, तो एक हो जाएगा आपका 10 cos 45 और इस तरफ हो जाएगा आपका 10 sin 45 और नॉर्मल होगा कुछ इस डायरेक्शन में। तो हमसे तो बोला गया है कि नेट नॉर्मल रिएक्शन निकालना है, तो नेट नॉर्मल रिएक्शन आपका ये हो जाएगा। तो n का जो वैल्यू आपको मिलेगा वो मिलेगा आपको mg cos 45 प्लस यहाँ पे आपको मिलेगा 10 sin 45। तो g का वैल्यू हो गया 10, m का वैल्यू हो गया आपका 1, तो 10 sin 45 cos 45 का वैल्यू सेम। तो ये कितना हो जाएगा आपका? जैसे देखो g आपका यहाँ पे 10 लेने के लिए बोला है, हाँ, तो कहीं पे बोला नहीं जाएगा तो हम 9.8 ही लेंगे, तो यहाँ पे बोला गया तो हम 10 लेंगे। तो ये आपका आ जाएगा 10 और ऊपर आएगा आपका 2, एक आ जाएगा नीचे √2। तो √2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको कितना मिलेगा? तो आपको मिल जाएगा 10 √2। तो 10 √2 हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 13 का जो डायग्राम है, पहले आप क्वेश्चन को पढ़ो। तो आपको जो बोला गया है कि एक मास है 10 किलो का, सस्पेंडेड बाय अ रोप ऑफ लेंथ 2.8 मीटर फ्रॉम अ सीलिंग, अ फोर्स ऑफ 98 न्यूटन इज अप्लाइड एट द मिड पॉइंट ऑफ द रोप एज शोन इन द फिगर। द एंगल व्हिच द रोप मेक्स विद द वर्टिकल इन इक्विलिब्रियम इज। मतलब सिस्टम आपका रेस्ट पे है, तो सिस्टम अगर आपका रेस्ट पे है तो यहाँ पे आपने एक फोर्स लगाया कितने न्यूटन का? 98 न्यूटन का। तो यहाँ आपने कुछ ब्लॉक पे रखा हुआ है 10 किलो और ये कुछ 1.4 मीटर आपको दिया हुआ है। यहाँ पे आपका टेंशन कुछ T दिया हुआ है और कुछ एंगल आपको थीटा दिया हुआ है। तो हमको ना ये एंगल पूछा जा रहा है, राइट, ठीक। तो अगर आपसे ये एंगल पूछा जा रहा है तो देखो, तो 98 फोर्स कुछ दिया हुआ है, तो जी का वैल्यू यहाँ पे कितना लेंगे हम? कुछ नहीं दिया हुआ है तो जी का वैल्यू हम लोग 9.8 ले लेंगे। तो 9.8 ले लोगे तो इस केस में थोड़ा सा स्प्लिट करना होगा, आपको रिजॉल्व करना होगा वेक्टर्स को। यहाँ पे जो होगा आपका वेट कितना होगा? 98, तब 9.8 इंटू 10, तो एग्जैक्टली इस पॉइंट पे भी आपका फोर्स कितना होगा? 98। तो इस T को स्प्लिट करोगे तो ऊपर आएगा आपका कितना? T cos 45 और इस तरफ आएगा आपका कितना? T sin 45। इक्विलिब्रियम पे है, तो इक्विलिब्रियम पे है तो आप क्या बोलोगे कि T sin 45 इज इक्वल टू कितना? 98 और T cos 45 इज इक्वल टू कितना? 98। सॉरी, मैंने डायरेक्टली आंसर ही लिख दिया था। T cos थीटा आ गया आपका, डिवाइड कर दो। तो डिवाइड कर दोगे तो tan थीटा का जो वैल्यू आएगा वो 1 आएगा, तो थीटा का वैल्यू कितना आएगा आपका? 45। तो थीटा का वैल्यू 45 आया, तो आपको मिलेगा आंसर नंबर सी, ठीक। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। तो 14 पे हमको ये बोला जा रहा है कि आपका एक वॉल ऐसे रखा हुआ है यहाँ पे, ठीक। तो आपने क्या किया? आपने एक 4 किलो का बॉल लिया और ऐसे प्रोजेक्ट किया, कितने वेलोसिटी से? 60 एंगल बना के विद अ मैग्नीट्यूड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। तो फिर ऐसे आया, तो ये हो गया आपका फिर से 60 और ये हो गया आपका डेल्टा T का जो वैल्यू होगा वो होगा आपका 0.2 सेकेंड्स, ठीक। हमसे बोला गया है कि स्ट्राइक्स द वॉल इलास्टिकली, तो मैग्नीट्यूड में तो कोई फर्क नहीं आएगा। अगर ये 10 है तो ये भी कितना? 10। इलास्टिक बोल रहा है तो ये 10 होगा, तो ये भी कितना होगा आपका? 10 मीटर पर सेकेंड। एंड कॉन्टैक्ट में आया 0.2 सेकेंड के लिए। द फोर्स एक्सर्टेड बाय द वॉल विल बी। तो अब देखो यहाँ पे, तो जो फोर्स ऑन द बॉल होगा उसको हम निकाल सकते हैं न्यूटन्स के सेकेंड लॉ से। तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉल डिवाइडेड बाय टाइम। तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉल निकाल लेते हैं। लेकिन इस केस में दिक्कत यह है कि जो आपका मोमेंटम है ना, वो सिर्फ एक एक्सिस में नहीं है, वो आपके कितने एक्सिस में है? वो आपके दो एक्सिस में है। एक तो हो गया आपका x, दूसरा हो गया आपका y। तो चेंज इन मोमेंटम हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा दोनों एक्सिस में।
तो अगर आप दोनों एक्सिस में करोगे यहाँ पे, तो एक काम करते हैं, मोमेंटम को mv मान लेते हैं। तो इस पॉइंट पे आपका जो होगा mv, तो एक कंपोनेंट कुछ ऐसे आएगा, एक कंपोनेंट कुछ नीचे आएगा। अगर आपका ये 60 है तो ये भी 60, और यहाँ अगर आप स्प्लिट करोगे तो mv कुछ अगर ऐसे आया आपका यहाँ पे, तो एक कंपोनेंट कुछ इस तरफ आएगा, एक कंपोनेंट कुछ नीचे आएगा। अगर ये आपका 60 है तो ये भी 60, फिर से ये आ जाएगा आपका mv cos 60, और ये आपका बन जाएगा mv sin 60, फिर से ये आपका बनेगा mv sin 60, फिर आपका ये बनेगा कुछ mv cos 60। ठीक, कर लिया स्प्लिट हमने। तो चेंज इन मोमेंटम अगर ऑफ द बॉल निकालोगे, तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉल पहले काम करते हैं ना, वाई एक्सिस में निकाल लेते हैं। तो वाई एक्सिस में निकालोगे तो चेंज इन मोमेंटम क्या होता है आपका, हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल माइनस इनिशियल अगर आपका होगा तो फाइनल कितना है, क्योंकि फाइनल होगा आफ्टर स्ट्राइकिंग, राइट। तो फाइनल होगा आपका mv sin 60, और इनिशियल कितना होगा, इनिशियल भी होगा आपका mv sin 60, और दोनों माइनस में है। अगर आप चाहते हो तो माइनस लिख सकते हो, ये अगर नीचे है तो माइनस, और ये अगर नीचे है तो माइनस माइनस विल बिकम प्लस, तो ओवरऑल बिकम्स 0। तो बॉल का कोई भी मोमेंटम चेंज नहीं हो रहा है किस एक्सिस में, वाई एक्सिस में। तो अगर आप बॉल का मोमेंटम चेंज अभी निकालते हैं किस एक्सिस में, अभी हम ट्राई करते हैं एक्स एक्सिस में। तो अगर आप एक्स एक्सिस में ट्राई करोगे तो पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, तो आपका जो पी फाइनल है वो तो इस तरफ है, ये रहा आपका, और नेगेटिव की तरफ है। तो mv cos 60 का मतलब है mv/2, डायरेक्टली लिख रहे हैं यहाँ पे, mv cos 60 का मतलब है mv/2। और जो आपका इनिशियल है वो तो अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, तो माइनस आ रहा है बिकॉज ऑफ, ये माइनस देखो आ रहा है बिकॉज ऑफ द फॉर्मूला, ये माइनस आया था डायरेक्शन के कारण, तो ये आएगा आपका mv/2। तो कितना मिलेगा आपको, तो आपको मिलेगा यहाँ पे mv विद द माइनस साइन। और माइनस क्यों आ रहा है, बिकॉज चेंज इन मोमेंटम किस डायरेक्शन में हो रहा है, कुछ इस डायरेक्शन में हो रहा है। तो आपको मिला चेंज इन मोमेंटम हो गया mv, मास कितना दिया हुआ है 4 किलो, v कितना दिया हुआ था मेरा 10। तो फोर्स जो आपको मिलेगा वो होगा मैग्नीट्यूड वाइज देखोगे तो mv/t आएगा। इंटरेक्शन टाइम आपको दिया हुआ है कितना, इंटरेक्शन टाइम आपको दिया हुआ है 0.2। ठीक, तो इसको ऐसे उड़ा दोगे तो आपको फाइनली कितना मिलेगा, 200 न्यूटन। अगर आपको 200 न्यूटन मिल रहा है तो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब देखो आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। तो 15 में कुछ कुछ आपको डायग्राम दिया हुआ है, और ये वाला सीन कुछ ऐसा है कि देखो मार्कर को मैं हाथ में लेके ऐसे मूव करा रहा हूँ, तो मार्कर को कौन मूव करा रहा है, द फ्रिक्शन बिटवीन द मार्कर एंड माई हैंड, तो वो वाला कॉन्सेप्ट से है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक ट्रेलर है या ट्रक है, बहुत सुंदर से तो डायग्राम मैं नहीं बना पाऊंगा, तो मैं कुछ कुछ ऐसे ट्रेलर के जैसे बना रहा हूँ। ठीक है, उस तरीके तो मैंने पूरा नहीं बना पाऊंगा यहाँ पे। अब देखो ब्लॉक का मास कितना है, ब्लॉक का मास हो गया आपका 5 किलो, मतलब 5 किलो का जो एक ब्लॉक है आप यहाँ पे रख दो। मूव्स विद एक्सेलरेशन कुछ a बोल रहा है। तो क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इन दोनों के बीच में आपको कितना दिया हुआ है, 0.3 आपको दिया हुआ है। मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रक। अब एक लॉजिकली एक बात सोचो, ट्रक का ना कुछ भी एक्सेलरेशन हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, लेकिन एक कंडीशन यहाँ पे दिया हुआ है कि प्लेस्ड ऑन द ट्रक डज नॉट स्लिप, मतलब जो ब्लॉक है ना और जो ट्रक है दोनों साथ साथ चलने चाहिए। तो इसमें क्रिटिकल स्टेट में कौन है, क्रिटिकल स्टेट में इन अ सेंस मतलब किसका लिमिटेशन है, लिमिटेशन है आपके ब्लॉक का। और ब्लॉक का लिमिटेशन क्यों है, बिकॉज ब्लॉक को भगाएगा फ्रिक्शन। तो अगर आप यहाँ पे ऐसे कुछ इमेजिन कर लो दो पॉइंट को, कि एक डॉट है आपके लोएस्ट सरफेस ऑफ द ब्लॉक पे और एक क्रॉस है आपका टॉप मोस्ट सरफेस ऑफ द ट्रक पे। एक अगर कुछ सरफेस कुछ ऐसा है तो एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे। फ्रिक्शन क्या चाहता है, फ्रिक्शन चाहता है कि दोनों साथ साथ रहे। तो अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो ये क्रॉस आगे भागता, ये डॉट पीछे भागता रिलेटिव टू ईच अदर। फ्रिक्शन का काम क्या होता है, फ्रिक्शन का काम होता है रिलेटिव मोशन को डिस्ट्रॉय करना, राइट। तो बिना फ्रिक्शन के ये क्रॉस आगे जाता, ये डॉट कहाँ जाता, पीछे स्लिप हो जाता ना, रिलेटिव टू ईच अदर, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में नहीं। तो फ्रिक्शन बोलेगा कि दोनों कैसे रहो, साथ साथ रहो। तो ब्लॉक के ऊपर अगर आप फोकस करोगे यहाँ पे, तो ब्लॉक के ऊपर फ्रिक्शन आपका किस डायरेक्शन में है, आगे के डायरेक्शन में। और ब्लॉक के ऊपर अगर फ्रिक्शन आपका आगे के डायरेक्शन में है, और वही फ्रिक्शन ही है जो ब्लॉक को आगे की तरफ मूव करा के लेके जा रहा है, क्योंकि दूसरा कोई फोर्स तो यहाँ पे है नहीं। अगर कोई दूसरा फोर्स होता तो बात अलग है। तो F जो होगा, F का वैल्यू होता है आपका म्यू इंटू एन, और हमसे पूछ रहा है एक्सीलरेशन के बारे में। तो जो ब्लॉक का मैक्सिमम एक्सीलरेशन होगा वही इसका मैक्सिमम एक्सीलरेशन होने वाला है, ठीक है, मतलब ट्रक का। तो F इक्वल्स टू, अगर आप ऐसे लिखोगे F नेट इक्वल्स टू ma, तो यहाँ पे तो सोनली कौन रिस्पॉन्सिबल है, फ्रिक्शन रिस्पॉन्सिबल है। तो फ्रिक्शन रिस्पॉन्सिबल है तो म्यू इंटू एन इक्वल टू ma। तो इस केस में n जो होगा वो n किस तरफ आएगा आपका,
नॉर्मल आएगा ब्लॉक में ऊपर की तरफ एंड दैट विल बी कंप्लीटली इक्वल टू mg इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड, क्योंकि ब्लॉक का तो कोई वर्टिकल मूवमेंट हो नहीं रहा है। तो ये हो गया आपका mg और ये हो गया आपका ma, तो इसको इससे उड़ा दो तो ये आपको कितना मिल जाएगा, ये आपको मिल जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अगर आपको मिला तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। तो 16 में हमको क्या क्या दिया हुआ है, 16 में एक एफटी ग्राफ दिया हुआ है फॉर द पार्टिकल इन द सेमी सर्कल एज शोन इन द फिगर। ठीक है, चेंज इन मोमेंटम पूछ रहा है। तो जो चेंज इन मोमेंटम आपसे पूछा जा रहा है, तो चेंज इन मोमेंटम का आपका F इज इक्वल्स टू dp बाई जो dt होता है ना, dp बाई dt होता है, तो dp का जो वैल्यू है वो आपको मिलेगा f dt। तो इंटीग्रेशन लगा दो, तो मतलब चेंज इन मोमेंटम सिंपली निकल जाएगा एरिया अंडर द ft ग्राफ। तो चेंज इन मोमेंटम जो आपको मिलेगा वो होगा एरिया अंडर ft ग्राफ। तो एरिया अंडर ft ग्राफ अगर आप लिखोगे तो यहाँ पे देखो तो सेमी सर्कल नहीं दिख रहा है, ये रेडियस आपका 2 है और ये आपका रेडियस 2 है। तो एरिया अगर निकालोगे तो पाई आर स्क्वायर आएगा बाई 2। ठीक, तो पाई आर स्क्वायर बाई 2 आएगा। तो आंसर तो पाई के टर्म्स में कुछ कुछ है, देखते हैं कि क्या क्या आ रहा है। तो जो रेडियस है वो कितना आएगा, रेडियस आएगा आपका 2, तो ये हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 2, तो आंसर आ जाएगा आपका 2 पाई। तो अगर आपका आंसर 2 पाई है तो इस केस में जो मेरा आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। 17 में क्या बोल रहा है कि अ मैन ऑफ मास m स्टैंड्स ऑन द वेइंग मशीन इन एन एलिवेटर गोइंग अप विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो कुछ एलिवेटर ऐसे बना लेते हैं, एलिवेटर का वेलोसिटी जो है वो कुछ v मान लेते हैं। यहाँ पे कुछ एक ब्लॉक आपका रखा हुआ है और ब्लॉक का जो मास है वो कुछ m किलो है। तो m किलो है, तो एक नॉर्मल आपका ऊपर आएगा, mg आपका कहाँ आएगा, नीचे आएगा। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी है तो एफ नेट इक्वल टू 0 होगा, एफ नेट इक्वल टू 0 होगा तो एन का जो वैल्यू होगा वो किसके बराबर होगा, वो आपके बराबर होगा mg के। तो mg के बराबर होगा तो ऑप्शन में आंसर नंबर कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर सी आएगा। ओके, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 18 में, द ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम आपका तब होता है जब आपका एफ नेट इक्वल टू कैसा हो, 0 हो, तभी तो वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम पे रहेगा, राइट। और ठीक है, तो देखते तो ऑप्शन को देखते एक बार क्या बोल रहा है। फर्स्ट ऑप्शन, नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द पार्टिकल मस्ट बी 0। किसी किसी में नॉन जीरो दिखाई दे रहा है, तो नॉन जीरो वाला ऑप्शन तो होगा ही नहीं। तो ऑप्शन 1 और ऑप्शन 3 में डिफरेंस ये है कि यहाँ पे लिखा हुआ है मस्ट बी 0 और यहाँ पे लिखा हुआ है मे बी 0। मे बी 0 होने से नहीं होता है, ये तो मैंडेटरी कंडीशन है कि 0 होना ही पड़ेगा। तो इस केस में हमारा जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोल रहा है कि अ मंकी ऑफ मास 30 kg क्लाइम्स अप ऑन द लाइट रोप एज शोन इन द फिगर इफ द ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ द रोप इज 400 न्यूटन। मतलब मैक्सिमम टेंशन आपको दी हुई है कितनी, 400 न्यूटन। देन द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द मंकी विल बी। सो कितने जोर से, देखो आप अगर रस्सी को पकड़ के रखो तो एक टेंशन अलग होगा, ऊपर आएगा T, नीचे की तरफ आएगा आपका mg। लेकिन वही रस्सी को अगर आप पकड़ के चढ़ने लगोगे तो यू आर ट्राइंग टू एक्सर्ट मोर फोर्स, तो जब ऊपर जाओगे तो आपका टेंशन ज्यादा होगा। सपोज मान लो कि ये रहा आपका मंकी का कुछ ऐसा डायग्राम, ठीक, ओके, मंकी बॉक्स जैसा तो नहीं है, कुछ मंकी कुछ इस शेप का है। तो जो आपका mg होगा नीचे की तरफ और टेंशन लगेगा मंकी पे ऊपर की तरफ, और एक्सेलरेट कहाँ हो रहा है, वो तो ऊपर हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे लगाओगे एफ नेट इक्वल टू एम ए, तो टी माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए लगाओ। तो यहाँ पे टी का जो वैल्यू आएगा, ओके, हमसे क्या पूछ रहा है, ए का वैल्यू पूछ रहा है, राइट। तो टी का वैल्यू हमको दिया हुआ है, तो टी का वैल्यू हो जाएगा आपका 400, यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना 300, ये हो जाएगा 30 इंटू ए, तो आंसर आएगा आपका 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन द अपवर्ड डायरेक्शन। इससे ज्यादा जाओगे तो टेंशन ज्यादा हो जाएगा, रस्सी टूट जाएगी, राइट। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक, ओके, तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है कि अ ब्लॉक ए इज प्लेस्ड ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। तो ये सरफेस जो है आपको दिखाई दे रहा है वो स्मूथ है, तो ये जो ग्राउंड वाला सरफेस है वो स्मूथ है। अनदर ब्लॉक बी इज प्लेस्ड इन अ कांटेक्ट विद ए शोन इन द फिगर। तो बी यहाँ पे रहा, तो द कोएफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन बिटवीन ए एंड बी इज 0.5 एंड द मिनिमम एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक ए सो दैट द ब्लॉक बी डज नॉट फॉल। तो ये सूडो फोर्स के कॉन्सेप्ट से लगा सकते हैं। तो यहाँ पे बना लेते थोड़ा सा हल्का सा डायग्राम को। तो मान लो कि ये आपका फ्रेम है, उस फ्रेम का नाम है कुछ ए, और वो कुछ ए एक्सेलरेशन से आगे की तरफ जा रहा है, और ये रहा आपका ब्लॉक बी। तो लगा दो जंप इसी फ्रेम में, क्योंकि नॉन इनर्शियल फ्रेम है, तो नॉन इनर्शियल फ्रेम है तो सूडो फोर्स लगा के सॉल्व कर देंगे इसमें। तो यहाँ पे जाओगे तो आपको मिलेगा, एक आपको मिलेगा mg नीचे की तरफ,
एक आपको फ्रिक्शन मिलेगा किस तरफ, ऊपर की तरफ। एंड व्हाट इज द बेस्ट पॉसिबल वे टू फिगर आउट द डायरेक्शन ऑफ द फ्रिक्शन। मान लेते हैं कि फ्रिक्शन है नहीं, एंड अलाउ द फ्री मूवमेंट ऑफ द बॉडी। फ्रिक्शन नहीं होगा तो वो नीचे स्लिप होगा, तो फ्रिक्शन किस तरफ, ऊपर की तरफ। तो एक आएगा आपका सूडो फोर्स पीछे की तरफ MA, और एक आएगा आपका नॉर्मल रिएक्शन आगे की तरफ। तो अगर आप उसी ब्लॉक के ऊपर जंप लगा के पूरा सिचुएशन को देख रहे हो तो आपके हिसाब से तो, या आपके रेस्पेक्ट में जो आपका ब्लॉक है वो तो रेस्ट पे है, तो टोटल अपवर्ड फोर्स मस्ट बी इक्वल टू टोटल डाउनवर्ड फोर्स। और यहाँ पे जब आप F मैक्स लिखोगे तो आप लिखोगे म्यू इंटू एन, और n का वैल्यू किसके बराबर होगा, टोटल लेफ्टवर्ड इज इक्वल टू टोटल राइटवर्ड। तो यहाँ पे आपको आ जाएगा वैल्यू मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे आपका रिक्वायर्ड वैल्यू इतना रहा, यहाँ पे आपका कितना हो गया, F मैक्स हो गया। तो यहाँ पे तो सिचुएशन लिमिटिंग केस लेना, तो लिमिटिंग केस लेंगे तो म्यू MA इज इक्वल टू mg होगा। m को m से उड़ा दो तो a का वैल्यू आपको कितना मिलेगा, g बाई म्यू। तो g का वैल्यू आपको दिया हुआ है 10, म्यू का वैल्यू दिया हुआ है आपको 0.5, तो 0.5 मीन्स हाफ। तो आंसर आ जाएगा आपका 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मिनिमम इतना अगर हो तभी वो यहाँ पे स्टिक रहेगा, मैक्सिमम में कोई दिक्कत नहीं। देखो इस केस में आप मैक्सिमम लिमिट कुछ भी डाल दो, क्योंकि इसका वैल्यू आप जितना ज्यादा करोगे, मतलब a का वैल्यू आप जितना ज्यादा करोगे, नॉर्मल का वैल्यू इतना ज्यादा होगा, उतना ही फ्रिक्शन का वैल्यू ज्यादा होगा। तो अगर उतना ही फ्रिक्शन का वैल्यू ज्यादा हुआ तब तो गिरेगा ही नहीं, हेडेक ही नहीं है। तो मिनिमम पूछ रहा है इसलिए यहाँ पे, और उस हिसाब से आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। तो आ गया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या बोल रहा है कि 2 पॉइंट चार्जेस रिपेल ईच अदर विद द फोर्स ऑफ 100 न्यूटन। तो 2 पॉइंट चार्जेस हैं, एक का वैल्यू हो गया Q1, दूसरे का वैल्यू हो गया आपका Q2। तो रिपेलिंग फोर्स दोनों में जो है वो है आपका 100 न्यूटन। ठीक, तो डिस्टेंस कुछ r मान लेते हैं। तो 100 न्यूटन को कैसे लिख सकते हो, 100 न्यूटन को लिख सकते हो आप K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, अगर कहीं जरूरत हुआ तो, नहीं हुआ तो ठीक। फिर बोल रहे हैं वन ऑफ द चार्ज इज इंक्रीज बाय 20%। तो एक काम करते हैं, Q1 को इंक्रीज लगा देते हैं। Q1 को इंक्रीज लगा दिया, मतलब 20% इंक्रीज का मतलब क्या है। सपोज मान लो कि आपका पॉकेट मनी 100 रुपए है एक दिन का सपोज 100 रुपए है, तो 20, अभी तो एक हफ्ता बोलने से ज्यादा कम हो जाएगा ना, तो एक दिन का 100 रुपए है, तो 100 प्लस 20% ऑफ 100 कितना होगा, 120 रुपए। उसी तरीके से Q1 का जो वैल्यू होगा वो होगा आपका Q1 प्लस 20% ऑफ Q1। एक का करके दिखाता हूँ, दूसरे का डायरेक्ट लिखने वाला हूँ। ठीक है, तो ये होगा आपका 20% ऑफ Q1, ये हो जाएगा आपका 120 बाई 100 Q1। तो इसको आप क्या कर सकते हो, इसको लिख सकते हो 1.2 Q1। फिर Q2 का जो वैल्यू होगा उसको तो कम करने के लिए बोला है, दिखाई देते हैं इसको यहाँ पे ही। तो Q2 का वैल्यू होगा माइनस ऑफ 20% ऑफ Q2। तो माइनस ऑफ 20% ऑफ Q2 करोगे तो कितना आएगा, 0.8 ऑफ Q2। गैप तो अभी भी सेम है। तो गैप अगर अभी भी सेम है तो अगर आप फोर्स को लिखोगे इस केस में, तो नया वाला फोर्स माने F डैश, तो आएगा आपका 1.2 Q1 और 0.8 Q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। तो F प्राइम जो आपको मिलेगा, देखो तो कितना आएगा, 0.96 K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। ठीक है, बट ना K Q1 Q2 डिवाइड बाय r स्क्वायर का जो वैल्यू मुझे मिला था वो कितना मिला था, वो मुझे मिला था 100। तो इसमें रिप्लेस कर दोगे तो आपका वैल्यू मिलेगा 96 न्यूटन। तो 96 न्यूटन मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए। तो इस केस में हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, अब आता है क्वेश्चन नंबर 22 पे। सेमी सर्कुलर रिंग बोल रहा है, रेडियस आपका दिया हुआ है, यूनिफॉर्मली चार्ज बोल रहा है, और ना इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालना है एट द सेंटर ऑफ द रिंग। तो बना लेते हैं पहले एक सेमी सर्कुलर रिंग। तो सेमी सर्कुलर रिंग आपने बना लिया। ओके, पॉजिटिव नेगेटिव के बारे में तो कुछ नहीं बोला है, क्योंकि हमको डायरेक्शन तो निकालना है नहीं, मैग्नीट्यूड ही निकालना है वहां पे। तो यहाँ पे निकाला, मान लो कि अगर ये पॉजिटिव है, जस्ट मान लो, डायरेक्शन के बारे में तो पूछा जा नहीं रहा है, तो मान लेते हैं पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा कुछ इस तरफ। और कोई भी अगर आर्क लेंथ वाला जो सीन है, मतलब कोई सेमी सर्कल हो या छोटा सा आर्क हो, कुछ भी हो, तो उसके लिए वैल्यू आता था 2k लैम्डा डिवाइडेड बाय r माने रेडियस। हाँ, लैम्डा हो गया आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये हो गया आपका अल्फा बाई 2। अगर आपका सेमी सर्कल है तो पूरा का पूरा जो अल्फा होगा, वो अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा सेमी सर्कल के लिए, अल्फा का वैल्यू होगा आपका 180। तो 180 डालोगे तो साइन कितना आएगा, साइन 90। साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, 1। तो E का वैल्यू मैं डालूंगा 2k लैम्डा डिवाइडेड बाय r। हमको यहाँ पे लैम्डा नहीं दिया हुआ है, लेकिन हमको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, चार्ज दिया हुआ है, हमको रेडियस दिया हुआ है। ठीक, अगर आप एक सेमी सर्कल का
एक कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक राउंड मारोगे तो किसी ने बोला कि इसका लेंथ कितना है इन टर्म्स ऑफ रेडियस, तो मैं बोलूंगा पाई इंटू आर है। ओके, एक छोटा आर लिख रहे हैं, एक बड़ा आर लिख रहे हैं, तो कंफ्यूजन नहीं लाना, ये छोटा आर ही ले लेते हैं, ठीक है। तो पाई इंटू कितना है, आर है, वे आर बिंग द रेडियस, क्योंकि एक राउंड पूरा लगाओगे तो 2 पाई आर, हाफ राउंड लगाओगे तो कितना, पाई आर। तो डाल देते हैं वैल्यू, तो 2k चार्ज पर यूनिट लेंथ डिवाइडेड बाय आर, तो एक एक करके वैल्यू डालोगे तो आपको मिलेगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9 के का वैल्यू। चार्ज कितना देके रखा है, चार्ज आपका देके रखा है 1.4 इंटू 10 टू द पावर -9 हो गया। और लेंथ कितना है, लेंथ है आपका पाई आर, पाई का मतलब अप्रोक्सीमेट 3.14 ले लेते हैं यहाँ पे। और आर का जो वैल्यू होगा, आर का वैल्यू दिया हुआ है 0.5 और नीचे आ जाएगा आपका आर का वैल्यू कितना, 0.5, ठीक। इसको इससे उड़ा दो, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करोगे तो 2 इंटू 9 आपका आ जाएगा 1.4, नीचे आ जाएगा आपका कितना, नीचे आ जाएगा आपका 3.14 इंटू 0.5 का होल स्क्वायर। इसको पूरा कैलकुलेट करोगे तो अप्रोक्सीमेट आएगा आपका 32.2 के आसपास, तो हम आंसर मान लेंगे 32 वोल्ट पर मीटर। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 के साथ। तो 23 हमसे क्या बोल रहा है, 23 ये बोल रहा है कि इनिशियली जो 2 किलो का जो मास था वो ए पे था और वो इनिशियली रेस्ट पे था, ठीक। चार्ज कितना था, 2 कूलम, तो लिख देते हैं 2 कूलम। चार्ज हो गया 2 किलो, सॉरी 2 कूलम, मास हो गया आपका 2 किलो। वर्क डन हुआ इसके ऊपर 400 जूल वर्क इज डन बाय द एक्सटर्नल एजेंसी टू मूव इट फ्रॉम ए टू बी। तो कहीं तो ए से बी मूव कराया गया है उसको। तो जब ए टू बी आपका मूव कराया गया तो बोला गया कि बी पॉइंट पे उसका स्पीड आ गया, और इस बी पॉइंट पे जो उसका स्पीड आ गया वो कितना आ गया, बी पॉइंट पे स्पीड उसका आ गया 10 मीटर पर सेकेंड आ गया। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए माइनस बी पूछ रहा है, राइट। तो अब देखो यहाँ पे, तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर पूछा जा रहा है तो एक चीज देखो, टोटल वर्क डन कितना हुआ, टोटल वर्क डन हुआ आपका 400 जूल। तो 400 जूल में कुछ ना कुछ तो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मेट में भी गया, क्योंकि आप जो भी वर्क डन करोगे वो वर्क डन कहीं ना कहीं तो कन्वर्ट होगा, क्योंकि आप इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात कर रहे हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, तो एनर्जी का लॉस तो होगा नहीं। तो एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है, तो आपने वर्क डन टोटल किया 400 जूल का। यहाँ पे रेस्ट पे था, यहाँ पे उसकी एनर्जी मतलब वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड। तो जो काइनेटिक एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी आपकी हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। तो मास हो गया आपका 2 किलो, वेलोसिटी हो गया आपका 100, तो काइनेटिक एनर्जी हो गया 100 जूल। अगर काइनेटिक एनर्जी आपका 100 जूल है तो टोटल एनर्जी कितना था, तो टोटल एनर्जी आपका था मतलब एनर्जी इन अ सेंस वर्क डन कितना का हुआ था, 400 का। तो बाकी मेरा बचा कितना, 400 में बचा मेरा 300। तो जो मेरा 300 होगा वो किस काम में आएगा, वो मेरे काम में आएगा पोटेंशियल एनर्जी को डेवलप करने के लिए। और पोटेंशियल एनर्जी को लिखा जाता है Q डेल्टा V। तो ये हो गया मेरा 300, चार्ज का दिया हुआ है 2, तो डेल्टा V का वैल्यू आ जाएगा आपका 150 वोल्ट, ठीक। अच्छा सवाल था ये। ओके, अब आता है क्वेश्चन नंबर 24 में। तो V का जो वैल्यू होगा, V का वैल्यू आपको दिया हुआ है 5x स्क्वायर माइनस ऑफ 10x माइनस ऑफ 9। पूछा क्या गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पूछ रहा है। किस पॉइंट पे पूछ रहा है, 1 में। तो यहाँ पे सारा जो वेरिएशन हो रहा है वो किस एक्सिस में हो रहा है, सारा वेरिएशन हो रहा है आपके x एक्सिस में। तो लगा देते हैं माइनस ऑफ dv बाई dx। तो dv बाई dx लगाओगे तो E का जो वैल्यू आपको मिलेगा, E का वैल्यू आपको कितना मिलेगा, यहाँ मिलेगा माइनस ऑफ 10x फिर प्लस 10, ठीक है, माइनस ऑफ 10x प्लस 10। तो x का वैल्यू अगर आप 1 मीटर यहाँ पे डाल दोगे तो E का जो वैल्यू मिलेगा वो कितना आएगा आपका 0। तो अगर E का वैल्यू आपका 0 आया तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 25। तो 25 में कुछ काइनेमेटिक्स का भी कॉन्सेप्ट आ रहा है। देखो तो क्या बोल रहा है, द चार्ज पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड E। तो मान लेते हैं कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसा है E, और एक चार्ज पार्टिकल है, उस चार्ज पार्टिकल का मास हो जाएगा m और चार्ज कुछ हो जाएगा q, ठीक। और उसको ना छोड़ दिया गया है। तो काइनेटिक एनर्जी आफ्टर टाइम t पूछ रहा है। तो कुछ देर बाद इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 है, कुछ देर बाद आफ्टर टाइम t इसकी कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी हो जाएगी v, ठीक। तो F इक्वल्स टू अगर आप ma लिखो तो F का वैल्यू होगा आपका QE, ये हो जाएगा ma। तो a का वैल्यू कितना होगा, QE डिवाइडेड बाई m।
तो एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट दिखाई दे रहा है। तो अगर आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो हम क्या कर सकते हैं, हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं। तो इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के काम करते हैं, इस v का एक्सप्रेशन निकाल देते हैं। तो जैसे ही मुझे v का एक्सप्रेशन मिल गया तो मुझे काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी यहाँ पे। तो v का एक्सप्रेशन निकालना है, लेकिन डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में नहीं, किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में। तो अगर टाइम के रेस्पेक्ट में निकालना है तो v इक्वल्स टू u, ओके, u का वैल्यू आपका आएगा 0, तो ये हो जाएगा q e इंटू टी डिवाइडेड बाई m। तो v का वैल्यू आपको मिल गया q e t डिवाइडेड बाई m। तो एक बार आपको ये मिल गया तो उसके बाद काइनेटिक एनर्जी लिख दो आप। तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा आपका हाफ ऑफ m v स्क्वायर। तो हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर अगर आप लिखोगे तो यहाँ पे आपका एक m स्क्वायर यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो e स्क्वायर q स्क्वायर t स्क्वायर, इसको थोड़ा सा मैं रीअरेंज कर रहा हूँ, डिवाइडेड बाई 2/m। तो आपका जो होगा वो होगा आंसर नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। थोड़ा सा एक दो डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, आपको इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आपको दिए हुए हैं, राइट। तो जब आपको इक्विपोटेंशियल सरफेसेस दिए हुए हैं तो मैं काम करता हूँ, मैं दो ही बनाता हूँ यहाँ पे। तो एक का वैल्यू हो गया आपका 10 वोल्ट, दूसरे का वैल्यू हो गया आपका 20 वोल्ट। और क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के बारे में पूछा जा रहा है। तो पोटेंशियल कुछ कुछ दिया हुआ है, फील्ड के बारे में पूछा जा रहा है। तो फिर से हम लगाएंगे कौन सा इक्वेशन, मैग्नीट्यूड वाइज लगाते हैं इस बार। ये हो गया आपका dv बाई dx। और मैग्नीट्यूड वाइज क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज ऑलरेडी मुझे पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा आपके हायर से लोअर पोटेंशियल तक, कुछ इस तरीके से, ठीक है। और हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होता है कोई भी इक्विपोटेंशियल सरफेस के रेस्पेक्ट में। तो ये कोऑर्डिनेट आपको 10 दिया हुआ है, ये कोऑर्डिनेट आपको 20 दिया हुआ है सेंटीमीटर में। तो ये जो आपका गैप होगा वो हो जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट करना है तो कर लो इसको 0. ओके, ऐसे ही लिख देते, कैंसिल करने में इजी होगा हम लोग के लिए। तो अब देखो यहाँ पे आप dx लिखो, या इस केस में जो मैंने dr लिख के रखा है आप उसको dr भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो होता है, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट और दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। या डिस्प्लेसमेंट बोलना ज्यादा बेटर होगा कि अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये जो 10 मीटर हमको दिया हुआ है ना, ये 10 मीटर हमको अलोंग द फील्ड नहीं दिया हुआ है, क्योंकि हमको पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आपका कुछ होगा इस तरीके से, और ये आपको मिलेगा 90 डिग्री। अगर ये 90 है तो ये एंगल तो आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री। ये होगा मेरा dr का वैल्यू, ठीक है। तो ये होगा आपका 30, ये हो गया आपका 90 और ये हो गया आपका कौन सा 60। तो हमको किसी तरीके से dr का वैल्यू निकालना है और एक का वैल्यू हमको दिया हुआ है। तो अभी आपका वो खुद का चॉइस है कि आप क्या लगाओ। आप परपेंडिकुलर बाय क्या लगा सकते हो, हाइपोटेनस भी लगा सकते हो। तो साइन 30 लगाओगे वहां पे, तो इसको dr ही लिख देता हूँ। हाँ, आ गया आपका 5 सेंटीमीटर। तो मैग्नीट्यूड वाइज अगर आप देखो यहाँ पे dr का वैल्यू, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, एक है आपका 10, दूसरा है आपका कितना 20। तो ये हो जाएगा 20 माइनस ऑफ 10 डिवाइडेड बाय 5 सेंटीमीटर। हाँ ठीक है, इसको आप मीटर पे लिखना चाहते हो तो लिख दो, लिख देंगे बाद में। तो ये हो गया आपका कितना, ये हो गया, डायरेक्ट लिखते हैं अभी, ये हो गया आपका 2 वोल्ट पर सेंटीमीटर। तो 2 वोल्ट पर सेंटीमीटर को लिखना है तो 2 वोल्ट पर मीटर कर देते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन तो एक ही आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा देख भी लेते हैं। अगर देखो आपका ये अगर 60 है तो ये एंगल के बारे में पूछा जा रहा है, तो ये एंगल आपका कितना होगा 120। तो ऑप्शन होगा आपका आंसर नंबर सी, मतलब आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। उल्टा बोल रहा हूं मैं, ओके। यहाँ पे देखो बोल रहा है कि क्लोज सिलेंडर है, रेडियस r, लेंथ l। ओके, बहुत ही खराब दिख रहा है सिलेंडर, थोड़ा सही से बना लेते हैं। हाँ, ये रहा आपका सिलेंडर। फिर बोल रहा है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है लेकिन पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर। तो ऊपर होगा कुछ नीचे होगा वो अलग बात है, कुछ हम लोग ऊपर ही मान लेते हैं। तो फ्लक्स के बारे में पूछा जा रहा है, तो नेट फ्लक्स के बारे में पूछा जा रहा है क्योंकि क्लोज ऑब्जेक्ट है। तो जितना लाइन्स ऑफ फोर्स अंदर जाएगा उतना ही तो लाइन्स ऑफ फोर्स कहाँ निकल रहा है, बाहर जा रहा है। तो 100 लाइन्स ऑफ फोर्स अंदर गया तो बाहर गया आपका 100। तो फ्लक्स का जो वैल्यू होगा नेट फ्लक्स का वो कितना हो जाएगा 0। तो नेट फ्लक्स का वैल्यू अगर 0 हो जाएगा, आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा, आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 28, ठीक। क्वेश्चन नंबर 28 पे आओगे, आपको बताया जा रहा है कि इन अ गिवन फॉर अ गिवन सरफेस द गॉस लॉ इज स्टेटेड एज, ठीक है। ई हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, ds हो गया आपका एलिमेंटल एरिया ऑफ द गॉसियन सरफेस। लेकिन इस बार ना 0 बताया जा रहा है, ठीक है। नॉर्मली वो 5 रहता है,
तो फ्रॉम दिस वी कैन कंक्लूड दैट बोल रहा है। तो नॉर्मली जो ये होता है, नॉर्मली तो ये होता है आपका फाई, बट इस बार वो फाई नहीं, डायरेक्टली क्या दिया हुआ है, जीरो दिया हुआ है। तो इसका मतलब है जो मेरा फ्लक्स है वो तो जीरो होने वाला है। तो अगर फ्लक्स मेरा जीरो होने वाला है तो कौन सा होगा आपका आंसर? ई इज नेसेसरीली जीरो ऑन द सरफेस? नहीं, ई इज परपेंडिकुलर द सरफेस एट एवरी पॉइंट। नेसेसरीली बोल रहा है ना, तो नेसेसरी तो नहीं भी हो सकता है। तो टोटल फ्लक्स थ्रू द सरफेस इज जीरो, तो होगा आपका आंसर नंबर सी। ठीक है, गोइंग आउट इन तो नहीं होगा, नहीं तो अगर इन और आउट सिर्फ होता तो कुछ ना कुछ वैल्यू होता, और डायरेक्टली मुझे दिया ही हुआ है, कुछ करने का जरूरत ही नहीं है यहाँ पे। हो गया। क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। तो बोल रहा है कि कुछ चार्ज के बारे में बोल रहा है कि इफ अ चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर हैज अ पोटेंशियल V, मतलब मान लो कि एक कंडक्टर है आपका, और कंडक्टर बोल रहा है, हाँ कंडक्टर बोल रहा है, तो प्रॉपर्टी क्या होती है, सरफेस पे जितना अंदर भी उतना ही। तो रेडियस बोल रहा है कितना, रेडियस आपको बोला जा रहा है 15 सेंटीमीटर। तो रेडियस अगर आपका 15 सेंटीमीटर है, रेडियस 15 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर की दूरी पर आपका कुछ पोटेंशियल दिया जा रहा है V, हमसे पूछा जा रहा है 30 सेंटीमीटर की दूरी पर कहीं पे यहाँ, तो फिर से हम V प्राइम मान लेते हैं। लेकिन यहाँ पे बस ये आपको नोटिस करना है एक चीज कि इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा, इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा, उसका वैल्यू कैसा होगा, सिमिलर होगा। तो जब आप V को लिखोगे ना, तो आप लिखोगे K, कुछ भी अगर चार्ज Q है, बाई 15 सेंटीमीटर लिखोगे। डोंट मेक द मिस्टेक ऑफ पुटिंग हियर 5 सेंटीमीटर, यू कांट डू दैट, क्योंकि अंदर हो या कोई भी सरफेस में हो, जो वैल्यू होगा वो रेडियस ही आता है। और 30 सेंटीमीटर की दूरी पर लिखोगे तो आउटसाइड द स्फीयर है, तो के क्यू डिवाइडेड बाई कितना आएगा, 30 सेंटीमीटर। तो हमको V प्राइम चाहिए V के टर्म्स में, तो V प्राइम चाहिए V के टर्म्स में, तो आपको मिलेगा के क्यू डिवाइडेड बाई 30, यहाँ आ जाएगा आपका के क्यू डिवाइडेड बाई 15, तो V प्राइम आपको मिलेगा V बाई 2। तो V बाई 2 ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 30 में ये बोला जा रहा है कि एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड अलोंग द एक्स एक्सिस एट द ओरिजिन O, मतलब मान लो कि अगर आपका कुछ ओरिजिन बोल रहा है, तो एक काम करता है, एक्सिस बना लेते हैं। ये हो गया आपका x और ये हो गया आपका y, तो ये हो गया आपका डायपोल कुछ, और डायपोल मोमेंट को मैं p कुछ मान रहा हूँ। हाँ, तो पॉइंट वहां पे p दिया हुआ, तो उसके साथ आपको कंफ्यूजन नहीं लाना, मैं डायपोल मोमेंट को p मान रहा हूँ। तो पॉइंट p इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, तो 20 सेंटीमीटर, ओके इसको ऐसे ही बनाते हैं, 20 सेंटीमीटर यहाँ पे कहीं है, तो r का वैल्यू कुछ 20 है, बाद में डाल देंगे। एंगल कितना बना रहा है, बोल रहा है कि 60 डिग्री, तो एंगल बना रहा है वो 60 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। फिर बोल रहा है इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P मेक्स एन एंगल थीटा विद द एक्स एक्सिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। तो अब देखो यहाँ पे ये जो P है और ये जो पॉइंट है, ये पर्टिकुलर पॉइंट जो आपका है वो ना तो एक्सियल लाइन पे आ रहा है, ना तो आपके इक्वेटोरियल लाइन पे आ रहा है। तो एक काम करते हैं ना, इसको स्प्लिट कर लेते हैं। तो अगर आप इसको स्प्लिट कर लोगे तो एक कंपोनेंट आएगा आपका P cos 60 और दूसरा कंपोनेंट आएगा आपका P sin 60। तो जो P cos 60 है, P cos 60 के लिए इस पर्टिकुलर पॉइंट विल बिहेव लाइक एन एक्सियल पॉइंट, तो ये आपका आ जाएगा 2kp cos 60 डिवाइडेड बाय r क्यूब। और इस पर्टिकुलर के लिए ये वाला जो लाइन है, मतलब ये वाला जो पॉइंट है, ये विल बिहेव लाइक एन इक्वेटोरियल पॉइंट। तो इक्वेटोरियल पॉइंट में आपका आएगा kp sin 60 डिवाइडेड बाय r क्यूब। तो एक हो गया आपका 2kp along द एक्सियल लाइन, क्योंकि इस पर्टिकुलर डायपोल मोमेंट के लिए ये तो एक्सियल लाइन के जैसे बिहेव करेगा और इसके लिए वो इक्वेटोरियल के जैसे बिहेव होगा। तो ये हो गया आपका E नेट। तो E नेट जो है यहाँ पे कुछ एंगल बना रहा है आपका थीटा। तो हमसे पूछा गया है कि एंगल को बना रहा है किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ। तो ठीक है, आप एक काम करते हैं, एक्स के साथ बना रहा है तो इसको बोल देते हैं कुछ फाई, और आपका जो पूरा का पूरा एंगल है वो होगा आपका थीटा। तो ये हो जाएगा आपका, अगर आपका ये 60 है तो ये भी 60 होगा। तो हमसे जो थीटा पूछा जा रहा है वो आपका पूछा जा रहा है 5 + 60, और आंसर कुछ दिया हुआ है π/3 के फॉर्मेट में, तो π/3 के फॉर्मेट में लिख देते हैं। तो किसी तरीके से इस फाई को निकालते हैं। तो अगर आप इस पर्टिकुलर पार्ट पे फोकस करोगे, इस पर्टिकुलर पार्ट पे, तो यहाँ से अगर आप 10 फाई लिखो, डायरेक्टली मैं 10 फाई पे क्यों जंप लगा दिया, बिकॉज सारे के सारे ऑप्शन 10 फाई के टर्म्स में ही है। तो आपको यहाँ मिलेगा kp sin 60 डिवाइडेड बाय r क्यूब, और नीचे आपको मिलेगा 2kp cos 60 डिवाइडेड बाय r क्यूब। तो kp r क्यूब यहाँ से उड़ जाएगा आपका। तो cos 60 का वैल्यू होता है हाफ, और ये 2 आपका उड़ गया, तो ये आपको मिलेगा √3/2। तो जो थीटा का मतलब फाई का जो वैल्यू होगा तो वो मिलेगा आपको tan इनवर्स √3/2। तो जो थीटा आपको मिलेगा, थीटा कितना होगा आपका tan इनवर्स √3/2 + π/3। ठीक है,
तो ये कौन से ऑप्शन के साथ मैच हो रहा है? ये आपका मैच हो रहा है ऑप्शन नंबर बी के साथ। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 31 को अगर आप देखोगे, यहाँ पे 31 क्या बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक डायपोल व्हेन प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हैज अ मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बोल रहा है। तो जब पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बोल रहा है तो आप पहले एक्सप्रेशन को डाल दो, माइनस ऑफ पी डॉट ई। पी हो गया आपका डायपोल मोमेंट, ई हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। तो माइनस ऑफ पी डॉट ई डाल के दिया हुआ है, तो ये आ जाएगा आपका पी ई कॉस थीटा। ठीक है, तो पी ई कॉस थीटा आएगा। तो यहाँ पे देखो मिनिमम बोल रहा है ना, तो मिनिमम बोल रहा है तो ओरिएंटेशन के ऊपर डिपेंड करेगा, तो इसके ऊपर डिपेंड हो रहा है। तो जब थीटा का वैल्यू आपका 0 होगा तो आपको मिलेगा माइनस ऑफ पी ई। तो ये तो हो गया मिनिमा। 0 डाल, अगर आप 90 डाल दोगे तो 0 आ जाएगा, लेकिन मिनिमा चाहिए ना, तो मिनिमा तो माइनस में होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन किसके साथ मैच हो रहा है? ऑप्शन नंबर सी के साथ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। क्वेश्चन नंबर 32 पे अगर आओगे तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? पोटेंशियल के बारे में बोला गया है। तो अगर आप अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करो तो पोटेंशियल घटेगा, राइट? तो पोटेंशियल घटेगा, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हो गया आपका पॉइंट ए, ये हो गया आपका पॉइंट बी। तो किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है? ए से बी तक। तो ए से बी तक है, तो बी का जो पोटेंशियल होगा वो ए से कम होगा, या बोल सकते हो ए का पोटेंशियल बी से ज्यादा। तो ए का पोटेंशियल होगा आपके बी से ज्यादा, तो मतलब ऑप्शन नंबर सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में हमसे बोला जा रहा है कि नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर का मतलब है कि द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड एवरीवेयर। तो इट इज मेड अप ऑफ चार्ज टाइप भी आप बोल सकते हो इसमें। ठीक, तो हर जगह आपका चार्ज है, तो हर जगह आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। तो इनसाइड अगर आप याद करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करता है आपके आर के टर्म्स में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, और आउटसाइड में जाओगे तो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वेरी करेगा किसके रेस्पेक्ट में? 1/r² के रेस्पेक्ट में। तो अगर आप यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनाओ, यहाँ पे आप अगर डिस्टेंस को बनाओगे तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो स्ट्रेट लाइन। और जैसे ही आप सरफेस पे पहुंचे जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपका मैक्सिमम होगा इस पॉइंट पे, तो ये हो गया आपका ई सरफेस, उसके बाद घटेगा। और कैसे घटेगा? e⁻⁴ के फॉर्मेट में। तो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है? ऑप्शन आपका मैच हो रहा है ऑप्शन नंबर बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोल रहा है कि एक सॉलिड स्फीयर है। तो एक सॉलिड स्फीयर है आपका रेडियस r का, टोटल चार्ज आपको q दे के रखा है। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ r फ्रॉम स्मॉल r। तो r जो है वो कैपिटल R से छोटा है, तो अंदर है। तो अगर अंदर है तो पोटेंशियल तो कांस्टेंट है, बिकॉज एट एनी पॉइंट इनसाइड हमारा जो पोटेंशियल आएगा वो आपको मिलेगा कितना? वो आपको मिलेगा KQ डिवाइडेड बाय कैपिटल R। तो वो तो R के साथ चेंज ही नहीं हो रहा है, मतलब स्मॉल r के साथ तो कोई डिपेंड ही नहीं हो रहा है, तो वो हो जाएगा r⁻�0, बिकॉज एट एनी पॉइंट इनसाइड वो आपका कैसा होगा? कांस्टेंट। तो अगर आपका कांस्टेंट हुआ तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं, जो कि स्टेटमेंट टाइप है, हमको करेक्ट आंसर चूज करना है इनमें से। तो आप देखो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक एक करके इसको पढ़ना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 एट अ सर्टेन पॉइंट, देन द पोटेंशियल शुड बी 0 एट दैट पॉइंट। मतलब अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है किसी पॉइंट पे, तो बोल रहा है पोटेंशियल 0 होना ही पड़ेगा, लेकिन वो तो गलत है ना। आप मान लो कि एक चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन को ले लो, अगर आप कुछ ऐसे ले लो कि ये हो गया आपका स्मॉल q, ये हो गया स्मॉल q, ये हो गया स्मॉल q, ये हो गया स्मॉल q, और मान लो कि स्क्वायर के फॉर्मेट हो, क्योंकि देखो अगर आप एक स्टेटमेंट को सही बोल रहे हो तो वो वैलिड होना चाहिए हर केस में। तो यहाँ पे तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, बिकॉज इसका ये कैंसिल करेगा, इसका ये, इसका ये, इसका ये। लेकिन पोटेंशियल 0 हो रहा है क्या? पोटेंशियल तो 0 नहीं होगा, वो तो आ जाएगा कुछ 4KQ डिवाइड बाई x। अगर आप इसको x ले लो तो पहला स्टेटमेंट तो गलत है। सेकेंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट 0 एट अ सर्टेन पॉइंट, देन पोटेंशियल शुड नॉट बी 0 एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर नॉट 0 है, ठीक, तो इसको माइनस कर देते हैं, फिर इसको हम माइनस कर देते हैं। तो अभी देखो जो इस केस में होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे और कुछ ऐसे, तो रिजल्टेंट कुछ ऐसे आएगा। तो अगर आपका रिजल्टेंट कुछ ऐसे आ रहा है, ठीक है, तो बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट 0 है, तो नॉन 0 है। At a certain point, then potential should not be 0 at that particular point. Should not be 0 बोल रहा है, मतलब कुछ ना कुछ उसका वैल्यू होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो पोटेंशियल 0 आएगा, बिकॉज पोटेंशियल तो स्केलर है, उसको डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। तो दिस विल कैंसिल आउट दिस वन, दिस विल कैंसिल आउट दिस वन, तो फिर से पोटेंशियल 0 आ गया। तो पोटेंशियल 0 आ गया, तो ऑप्शन नंबर बी भी आपका गलत हो गया। अब आते हैं ऑप्शन नंबर सी पे। इफ पोटेंशियल इज 0 एट अ सर्टेन पॉइंट, देन इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी 0 एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। शुड भी बोल रहा है, मतलब मैंडेटरी है, वो तो गलत है।
लास्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है कि पोटेंशियल इज जीरो एट अ सर्टेन पॉइंट, देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट मे और मे नॉट बी इक्वल टू जीरो। कभी कभी जीरो हो सकता है, कभी कभी जीरो नहीं भी हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है आपका वो सही है, क्योंकि बाकी ऑप्शंस में मतलब एकदम मैंडेटरी बोल रहा है कि होना ही पड़ेगा, लेकिन ऑप्शन नंबर 4 सही है बिकॉज वो मे बी वाला ऑप्शन है। कभी कभी हो सकता है तो कभी कभी नहीं भी हो सकता। ओके, अब आता है क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। तो 36 में ये बोला जा रहा है कि अब बॉडी जो है वो रेस्ट से उसने स्टार्ट किया, ठीक। तो अगर रेस्ट से उसने स्टार्ट किया तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से मूव किया, मूव करते करते कुछ एक टाइम पे n सेकेंड्स के बाद वो कुछ वेलोसिटी v मीटर पर सेकेंड में पहुंच गया। तो जैसे ही n सेकेंड के बाद v मीटर पर सेकेंड में पहुंच गया तो पूछा जा रहा है कि डिस्प्लेसमेंट द लास्ट 2 सेकेंड्स। तो लास्ट 2 सेकेंड मतलब मान लेते कुछ ऐसा है कि अगर यहां से यहां तक n है तो यहाँ पे होगा n-2, तो इस सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ हमसे वो पूछा जा रहा है। तो एक काम करते हैं कि हमको बोला गया है कि जो आपका एक्सेलरेशन है वो तो यूनिफॉर्म है, तो यूनिफॉर्म है तो कांस्टेंट है, तो मान लेते हैं v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। v होगा आपका v, u होगा आपका 0, ये a हो जाएगा और आपका n। और ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं ऐसा कर रहा हूँ बिकॉज मुझे a निकालना है नोन टर्म्स के रेस्पेक्ट में, क्योंकि अगर आप ऑप्शन में ठीक से देखोगे तो कहीं पे आपको a नजर नहीं आएगा, तो a नजर नहीं आएगा तो आपको रिप्लेस करना होगा यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट बोला लास्ट 2 सेकंड, तो ए मिल गया ना मुझे। तो ए अगर मिल गया तो काम करते हैं हम लोग, स्टार्ट करते हैं पॉइंट ए से, फिर चलेंगे पॉइंट बी तक, फिर हम चलेंगे ए से, फिर हम चलेंगे सी तक। और ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज पॉइंट ए में जो मेरा वेलोसिटी है वो मेरा 0 है। तो अगर मेरा वेलोसिटी 0 है तो s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर जब मैं यूज करूंगा तो इट विल बी इजी फॉर मी टू गो फॉर द कैलकुलेशन, क्योंकि ये जो फर्स्ट वाला टर्म होगा आपका 0 हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट हमसे पूछा जा रहा है n माइनस मतलब लास्ट 2 सेकंड्स में ना, तो मतलब BC मतलब CB आपसे पूछा जा रहा है। तो अगर CB पूछा जा रहा है तो AB माइनस क्या कर सकते हैं, AC कर सकते हैं। तो ठीक है, तो ये अगर CB पूछा जा रहा है तो एक काम करते हैं ना, तो AB माइनस AC लगा देते हैं। तो AB लिखोगे तो हाफ ऑफ A n स्क्वायर माइनस ऑफ हाफ ऑफ A n-2 का होल स्क्वायर। तो इसको आप थोड़ा सा एक्सपांड कर दो तो हाफ ऑफ a n स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ a n स्क्वायर। मैं ब्रैकेट को ओपन कर रहा हूँ, साथ साथ माइनस को भी कॉम्पेंसेट कर रहा हूँ, तो थोड़ा देख लेना इसको। तो प्लस एक काम करते हैं, ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा आपका माइनस ऑफ 4n प्लस 4। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, यहीं पे उड़ा देंगे सब कुछ। तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म आपका उड़ जाएगा। फर्स्ट टर्म पूरा हाफ को मत उड़ा देना, हाँ हाफ को आपको अंदर लेके जाना है a के साथ। तो फर्स्ट टर्म आपका उड़ेगा, तो सेकंड टर्म जो आपका बचेगा वो कितना आएगा, यहाँ से 2 को कॉमन ले लो, तो 2 को कॉमन ले लोगे तो 2a/2, तो ये आ जाएगा आपका 2n माइनस ऑफ 2, ठीक। तो 2n माइनस ऑफ 2, तो 2 और 2 को उड़ा दो, तो a का वैल्यू हो गया v/n। तो v/n डालोगे तो कुछ कुछ ऑप्शन में मैच नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, बिकॉज सारे के सारे ब्रैकेट वाले जो टर्म है उसमें n लिखा हुआ है, कहीं पे आपका 2 नहीं लिखा हुआ। तो 2 को बाहर लेके आओ तो आपका आएगा 2v/n और ये आ जाएगा आपका n-1। तो उस हिसाब से आपका होगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। क्या बोल रहा है, बॉडी फॉल्स फ्रीली फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर, इट कवर्स 36% ऑफ द टोटल हाइट इन द लास्ट सेकेंड बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड लेवल, द हाइट ऑफ द टावर इज। तो मान लेते हैं कि टावर है यहाँ पे, कुछ ऐसा एक टावर बना लेते हैं और आपसे ये हाइट पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आपने पार्टिकल को छोड़ा है टाइम t इक्वल टू 0 और यहाँ गिरते गिरते टाइम लगा सपोज t। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना, तो हमारा टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया हमारा t सेकेंड, एज्यूम कर लेते हैं। उसके बाद बोल रहा है कि इफ इट कवर्स 36% ऑफ द टोटल हाइट इन द लास्ट सेकेंड, तो इसके पहले वाला जो गैप है मतलब ये होगा आपका t माइनस ऑफ 1 सेकेंड। तो ये जो आपका 1 सेकेंड है ना, ये जो 1 सेकेंड का गैप है, इस 1 सेकेंड के गैप में कितना कवर किया गया, 36% ऑफ द टोटल हाइट। तो टी हाइट में टी टाइम पे कवर किया गया आपका h हाइट। तो इस टाइम पे t-1 टाइम पे आपका कितना कवर किया गया, t-1 टाइम पे आपका कवर किया होगा 64%, क्योंकि अगर टोटल हाइट का 36% ये रहा तो बाकी कितना होगा 64%। तो आप काम करते, दो इक्वेशन लिख लेते हैं हम, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर इक्वेशन का हेल्प लेके दो अलग अलग कंडीशन के लिए हम इक्वेशन लिख लेंगे और उसके बाद हम इक्वेट कर देंगे। क्योंकि जो पॉइंट है द हाइट ऑफ द टावर पूछ रहा है, तो हाइट ऑफ द टावर अगर मुझे t का वैल्यू मिल गया तो मुझे हाइट का वैल्यू मिल जाएगा वहां से। तो इस पर्टिकुलर केस में आपका तो डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ है, तो आपका ये h हो जाएगा माइनस और g तो हमेशा ही माइनस, ठीक। तो माइनस माइनस को उड़ा दोगे तो h इज इक्वल टू हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर। तो एक हो गया आपका ये इक्वेशन पूरे कंप्लीट के लिए।
फिर दूसरा जो इक्वेशन आपका होगा वो मैं ले लेता हूँ 64%। 64% का मतलब है 64/100 इंटू एच, और टाइम लगेगा आपका हाफ ऑफ जी t-1 होल स्क्वायर। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन 2 को या इक्वेशन 1 को मतलब एक दूसरे को रेशियो निकाल दो, तो रेशियो निकाल दोगे तो टी वाला फैक्टर मुझे मिल जाएगा। तो चलो रेशियो निकालते हैं, 2 को डिवाइड कर देते हैं 1 से, तो ये बन जाएगा आपका 64/100। ये आपका आ जाएगा हाफ ऑफ जी t-1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी टी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे भी एक हाफ आएगा, तो ये वाला हाफ इस वाले हाफ को उड़ा देगा, तो ये वाला जी आप इसके वाले जी को उड़ा देगा, राइट। तो यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे टी स्क्वायर 6400 है, तो स्क्वायर रूट लगा दो, तो 8 बाई कितना आएगा 10, 8/10 आएगा, तो t-1 डिवाइडेड बाई टी आएगा। ठीक, ओके, मैं पेज को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। हाँ, तो कितना मिला था हमको 8/10, और सिंप्लीफाई कर सकते हो अगर करना है तो t-1/t। ठीक, ये रहा। ओके, सिंप्लीफाई करना है तो और सिंप्लीफाई कर सकते हो, नहीं तो डायरेक्टली आप यहाँ से भी निकाल सकते हो, वो आपका खुद का चॉइस है। तो कितना मिलेगा आपको, ये होगा 10t माइनस ऑफ 10 इज इक्वल टू 8t। तो t का वैल्यू कितना मिलेगा, t का वैल्यू आपको मिलेगा 5 सेकेंड्स। तो टोटल जो है पूरा यहाँ से यहाँ तक आने में मुझे कितना टाइम लगा, 5 सेकेंड लगा। तो अगर यहाँ से यहाँ तक आने में मुझे 5 सेकेंड लगा, तो उन 5 सेकेंड में मैंने कवर कितना किया डिस्टेंस, हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर लगा दूंगा, बिकॉज u का वैल्यू 0 है। तो g का वैल्यू मैं 10 ले लिया, और यहाँ का वैल्यू में मान लेते हैं कि 5 स्क्वायर 25, तो आपका आंसर आएगा 125 मीटर। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक, ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। 38 पे देखो तो क्या बोल रहा है कि कांस्टेंट एक्सीलरेशन है। इनिशियली पार्टिकल आपका रेस्ट पे था, कि अ पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विद अ कांस्टेंट एक्सीलरेशन। ठीक, स्पीड और डिस्टेंस के बारे में पूछा जा रहा है, तो स्पीड और डिस्टेंस का जो वेरिएशन होता है स्ट्रेट लाइन मान के चलो, तो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए एस। आपका u तो 0 है, तो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ए एस। तो a आपका कांस्टेंट, 2 आपका कांस्टेंट, तो थोड़ा सा मॉडिफाई करो तो s टू द पावर हाफ आएगा। तो s और v के बीच में आपको ग्राफ बनाना है, राइट। तो s और v के बीच में अगर आपको ग्राफ बनाना है, तो यहाँ पे काम करते हैं, इसको आप सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन पे लेके चले जाओ। तो dv बाई ds करोगे तो आपको मिलेगा हाफ s टू द पावर -2। तो डेफिनेटली सेकेंड ऑर्डर करोगे तो पावर जो है माइनस में वो तो बाहर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा -4 s टू द पावर -3/2। तो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन आपको नेगेटिव मिला, तो नेगेटिव मिला तो आपका कैसा होगा, कनकेव डाउन होगा। तो कनकेव डाउन होगा तो आपको क्या मिलेगा, आपको कुछ ऐसा कर्व मिलेगा। तो उस हिसाब से आपका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर, मतलब ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 39 पे। तो क्वेश्चन नंबर 39 आपसे ये बोल रहा है कि प्रोजेक्टाइल है, उसको फायर किया गया है कितने मोमेंटम से, मोमेंटम तो नहीं बोल रहा है, मोमेंटम p, स्मॉल p बोल रहा है, और पॉइंट p से फेंका गया है। ठीक है, तो काम करते हैं, इसको हम कैपिटल P बड़ा करके लिख लेते हैं, इसको कैपिटल Q बड़ा करके लिख लेते हैं। तो बोल रहा है कि एयर रेजिस्टेंस है नहीं, चेंज इन मोमेंटम बोल रहा है। ठीक, तो मोमेंटम तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो अगर आपका ये 45 है तो आपका ऊपर की तरफ कितना होगा, वो हो जाएगा आपका P sin 45, और राइट हैंड साइड में हो जाएगा आपका P cos 45। मोमेंटम तो वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करेगा, बिकॉज मास तो चेंज होने वाला है नहीं। तो जब आके स्ट्राइक मारेगा, तो जब आके स्ट्राइक करेगा तो सेम मोमेंटम से आके स्ट्राइक करेगा, मैग्नीट्यूड वाइज तो सेम होगा ना। तो मैग्नीट्यूड वाइज अगर सेम होगा तो ये हो जाएगा आपका P, तो फिर से आपका ये हो जाएगा आपका एंगल 45। तो इसका एक कंपोनेंट आएगा नीचे की तरफ जो होगा आपका P sin 45, और ये हो जाएगा आपका P cos 45। तो चेंज अगर निकालोगे तो देखो तो एक्स एक्सिस में चेंज निकालोगे तो ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा, बिकॉज P फाइनल और P इनिशियल का डायरेक्शन भी सेम, साथ साथ आपका क्या सेम, डायरेक्शन सेम, साथ साथ आपका मैग्नीट्यूड भी सेम। लेकिन आप अगर y एक्सिस पे फोकस करोगे तो आपको चेंज इन मोमेंटम जो है, चेंज इन मोमेंटम आपको मिलेगा P फाइनल माइनस P इनिशियल। तो P फाइनल का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा आपका P sin 45, लेकिन माइनस के साथ, और P इनिशियल का वैल्यू होगा आपका P sin 45, लेकिन फिर से माइनस के साथ। तो -2P डिवाइडेड बाई √2, आप √2 अप डाउन मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको मिलेगा -√2 इंटू P। तो अगर मैग्नीट्यूड वाइज देखोगे, क्योंकि मैग्नीट्यूड बोला गया वहां पे, तो मैग्नीट्यूड वाइज देखोगे तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। तो क्वेश्चन नंबर 40 जो है आपसे ये बोल रहा है कि एक ब्लॉक है मास m1 का, ठीक है, एक ब्लॉक है मास m1 का, रेस्ट ऑन अ हॉरिजॉन्टल टेबल, अ लाइट स्ट्रिंग इज पास ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली एट द एज ऑफ द टेबल एंड फ्रॉम इट्स एंड द ब्लॉक b ऑफ मास m2 इज सस्पेंडेड। तो एक मास m1 है यहाँ पे, ओके, थोड़ा इसको सही से बनाता हूँ, एक मास m2 और एक है जो लटका हुआ है, ठीक है,
और यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है आपका म्यू के। तो पूछ रहा है व्हाट इज द टेंशन ऑन द स्ट्रिंग। तो अब देखो, तो आप जैसे ही यहाँ पे छोड़ दोगे इसको, क्या होगा, इसका जो वेट है जो M2G है दैट विल बी द ड्राइविंग फोर्स, लेकिन इसका जो फ्रिक्शन है वो आपका रेजिस्टिंग या अपोजिंग फोर्स के जैसे काम करेगा। तो एक तरीका है कि हम ए को निकाल लेते हैं, उसके बाद किसी भी बॉडी पे फ्री बॉडी डायग्राम लिख देंगे तो मेरा टी का काम बन जाएगा। तो म्यू का जो वैल्यू होगा, आप यहाँ पे देखोगे तो म्यू का वैल्यू आपको यहाँ मिलेगा M1G और ऊपर की तरफ आएगा आपका नॉर्मल रिएक्शन। तो जो F का वैल्यू होगा वो होगा म्यू M1G। ठीक, काम इमेजिन करो कि आपका जो सिस्टम है पूरा का पूरा स्ट्रेट है। अगर पूरा का पूरा स्ट्रेट है तो यहाँ से आप A इज इक्वल टू F ड्राइविंग बाई टोटल मास लिख सकते हो। तो F ड्राइविंग डिवाइडेड बाई टोटल मास लिखोगे तो ड्राइविंग फोर्स कौन सा है, राइट की तरफ है आपका M2G और ये आपका अपोज कर रहा है तो अपोज करेगा तो माइनस ऑफ म्यू M1 इंटू जी, और टोटल मास हो गया आपका M1 प्लस M2, क्योंकि पूरा सिस्टम भाग रहा है ना, ऐसा नहीं कि इस एक्सेलरेशन से सिर्फ ये मास भाग रहा है ये मास भाग रहा है, टोटल भाग रहा है तो M1 प्लस M2। तो M1 प्लस M2 हो गया। तो एक काम करते हैं, इस M2 के ऊपर हम फ्री बॉडी डायग्राम लिख देते हैं। एक तो हो गया आपका M2G नीचे की तरफ, एक हो गया आपका टेंशन ऊपर की तरफ, और सिस्टम पूरा का पूरा कहाँ एक्सेलरेट करेगा, नीचे की तरफ। तो यहाँ पे आप लिखोगे तो आपको मिलेगा M2G माइनस ऑफ T इज इक्वल टू M2 इंटू A। तो T का वैल्यू आपको मिलेगा M2G माइनस ऑफ M2 इंटू A, और A का वैल्यू आपको दिया हुआ है यहाँ पे। तो A का वैल्यू थोड़ा डाल देते हैं यहाँ पे, माइनस ऑफ M2 स्क्वायर इंटू G प्लस म्यू M1 M2 G डिवाइडेड बाय M1 प्लस हो जाएगा आपका M2। ठीक, अगर एलसीएम लो के इसको ठीक करोगे, देखो ये माइनस जो था इस माइनस को मैंने प्लस लगा दिया। हाँ, या आप चाहते हो तो यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन है तो आप ऐसे भी रख सकते हो इसको कि ये जो आपका यहाँ पे है इसको आप बाद में भी चेंज कर सकते हो, वो आपका खुद का चॉइस है। तो जो टी का वैल्यू आपको मिलेगा यहाँ पे, आप इसका एलसीएम ले लो। तो एलसीएम ले लोगे तो एम स्क्वायर जी वाला फैक्टर तो उड़ जाएगा यहाँ से। तो एम स्क्वायर जी वाला फैक्टर जब उड़ जाएगा यहाँ पे तो आपका बचेगा कि M1 M2G प्लस म्यू M1 M2G डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। तो M1 प्लस M2 बचेगा, तो ये हो जाएगा कौन से ऑप्शन के साथ मैच हो रहा है देखते हैं। आप M1 M2 को कॉमन ले लो। तो M1 M2 को कॉमन ले लोगे तो यहीं पे कर देता हूँ, थोड़ा सा एक लाइन ही तो लिखना है। तो ये हो गया आपका M1 M2 और यहाँ पे आएगा आपका G भी कॉमन ले सकते हो उस तरह, तो 1 प्लस म्यू के इंटू G डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक, ओके। क्वेश्चन नंबर 41 क्या बोल रहा है कि स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 वाला सवाल है। तो इफ F1 F2 F3 रिप्रेजेंट द थ्री साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, तो F1 प्लस F2 प्लस F इज इक्वल टू माइनस ऑफ F3 बोल रहा है। तो ये वाला सीन है ना कुछ। तो हमको पता है कि ऐसे जब केसेस होता है तो आपका जो नेट फोर्स होगा वो कितना होगा, 0। तो अगर आपका नेट फोर्स 0 होगा तो कॉन्करेंट फोर्सेस आएगा और सेटिस्फाई द प्रॉब्लम ऑफ कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम तो होगा और कॉन्करेंट भी होगा क्योंकि एक ही पॉइंट पे एक्ट हो रहा है। तो स्टेटमेंट 1 तो सही है आपका। सेकंड वाला बोल रहा है कि एज इट साइड्स टेकन इन द सेम ऑर्डर सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। तो वो सही है क्योंकि अगर आप इसी फॉर्मेट में ले लोगे तो स्टेटमेंट 2 भी आपका सही है। तो इन दिस पर्टिकुलर केस तो स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 आपका दोनों सही होगा। तो स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 अगर आपका दोनों सही होगा तो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। इसमें ज्यादा कुछ खास तो करना था नहीं, वो लॉ ही लगाना था आपका। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। तो 42 पे ठीक से देखोगे तो ये हो गया आपका 10 किलो का मास, ठीक, और ये हो गया आपका 20 किलो का मास, और आपसे ये बोला गया है कि यहाँ पे एक फोर्स लगाया गया है कितने न्यूटन का, 200 न्यूटन का। तो 200 न्यूटन का लगाया गया है यहाँ पे, और एक्सीलरेशन आपका लगाया है कितना, एक्सीलरेशन आपका लगाया गया है, इसका है दिया हुआ 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमसे बोला जा रहा है कि 20 किलो का एक्सीलरेशन निकालो, ठीक। इस ऑब्जेक्ट को जो 10 किलो का मास है उस ऑब्जेक्ट को खींचेगा कौन, उस ऑब्जेक्ट को खींचेगा आपका kx, और इस ऑब्जेक्ट को खींच के पीछे की तरफ लाएगा कौन, मतलब लाएगा तो नहीं, खींचेगा कौन, kx। तो kx तो सिमिलर है आपका, स्प्रिंग सेम है। तो इस ब्लॉक के ऊपर फोकस करोगे तो F नेट इक्वल टू क्या मिलेगा, ma। तो F नेट इक्वल टू ma मिलेगा तो kx का वैल्यू आपको मिलेगा 10 इंटू 12 जो कि आपको मिलेगा कितना, 120 न्यूटन। और आप वही इक्वेशन F नेट इक्वल टू ma यहाँ पे लगाओ। तो अगर आप F नेट इक्वल टू ma यहाँ पे लगाओगे तो आपको मिलेगा 200 माइनस ऑफ 120 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो a का जो वैल्यू होगा वो होगा 80 डिवाइडेड बाई कितना, 20। 80 डिवाइडेड बाई 20 आपको मिल जाएगा 4 मीटर पर
सेकेंड स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे। तो 43 में आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे सूडो फोर्स लगा सकते हो। ठीक, तो सूडो फोर्स लगा सकते हो तो आप डायरेक्टली देखो यहाँ पे, नहीं तो वो जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको दूसरे वाले सवाल में बता के दिया था, जो वो फ्रिक्शन वाला जो सवाल था F1 M2 प्लस F2 M1, आप वो भी लगा सकते हो। ठीक है, तो मैं क्विकली आपको दोनों तरीके से दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो ये हो गया आपका 7 किलो, ऊपर की तरफ हो गया आपका 200 न्यूटन, मास हो गया स्ट्रिंग का कितना, स्ट्रिंग का मास हो गया आपका 4 किलो, और नीचे की तरफ आपका मास हो गया कितना, 5 किलो। और हमको जो टेंशन निकालना है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालना है, पॉइंट पी पे निकालना है। तो एक काम करते हैं कि ओवरऑल एक्सेलरेशन निकाल के सूडो फोर्स लगा देते हैं, एक तरीका। तो अगर आप इसको पूरा एक सिस्टम मान के चलो तो नीचे की तरफ आपका फोर्स कितना होगा, 11, फिर आएगा आपका 160 न्यूटन। ठीक, तो 160 न्यूटन आएगा तो आपका जो ए का वैल्यू होगा वो हो जाएगा आपका 200 माइनस ऑफ 160 डिवाइडेड बाय कितना, 11 16, तो 16 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको मिलेगा 40 डिवाइडेड बाय 16 आएगा आपका। ठीक, तो 40 डिवाइडेड बाय 16 अगर आपको मिलेगा तो कितना आएगा, फिर आपका आएगा 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मिल गया ए। तो हमसे बोला गया है कि क्या निकालना है हमको, हमसे बोला गया है हमको निकालना है आपका टेंशन इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो टेंशन निकालने के लिए हम हमेशा किस पे फोकस करते हैं, लोअर वाले मास पे। तो अगर आप इस पार्ट पे फोकस करोगे तो ऊपर के साइड आपका आएगा टेंशन, नीचे आपको मिलेगा mg जो कि इस पूरे मास का वेट होगा, साथ में आपको एक सूडो फोर्स भी मिलेगा किस डायरेक्शन में, नीचे वाले डायरेक्शन में। तो t का जो वैल्यू आएगा, t का वैल्यू आएगा आपका mg प्लस ma। तो m का वैल्यू कितना होगा, आपको सिर्फ नीचे वाले मास पे देखना है, अभी ऊपर वाले मास पे नहीं देखना है। तो ये हो जाएगा आपका 90, क्योंकि g का वैल्यू हमको कितना लेने के लिए बोला गया है, 10, और ये हो जाएगा आपका 9 इंटू 2.5। तो अप्रॉक्सीमेट जो आंसर आएगा वो आएगा कुछ लमसम 11 मैंने 112.5 न्यूटन के आसपास। ठीक, तो आपका जो आंसर आएगा वो आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। तो अगर आप इसी को थोड़ा सा उस दूसरे तरीके से करना चाहोगे तो दूसरे तरीके से आप कैसे कर सकते हो, देखो यहाँ पे। तो अगर आपका ये हो गया 7 किलो, तो ये हो गया आपका कितना, मान लेते हैं कि ये हो गया आपका 9 किलो, क्योंकि इस पॉइंट के नीचे तो टोटल मास 9 किलो है। अब मान के शिफ्ट कर लो इसको, तो ये हो गया आपका 200 न्यूटन ऊपर की तरफ, यहाँ पे आएगा आपका 70 न्यूटन नीचे की तरफ। टेंशन हो गया आपका इंटरनल, टेंशन को नहीं पकड़ना है। फिर यहाँ पे आपका एक्सटर्नल आएगा कितना, 90। तो यहाँ पे अगर आप लिखोगे टेंशन इज इक्वल टू F1 इंटू M2 प्लस F2 इंटू M1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। ओके, नीचे से स्टार्ट करते हैं। नीचे से स्टार्ट करोगे तो नेट एक्सटर्नल फोर्स कितना, नेट एक्सटर्नल फोर्स आपका 90 और दूसरे का मास हो गया 7। इस केस में नेट एक्सटर्नल फोर्स कितना, ऊपर 200 नीचे आपका 70, तो आ जाएगा आपका 130। तो 130 इंटू उल्टा वाला मास कितना, 9, तो आ जाएगा आपका 7 प्लस 9, तो अप्रोक्सीमेट आएगा आपका 112.5 न्यूटन। ठीक, तो दोनों से करोगे तो आंसर आपका सिमिलर ही आएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 44 में ये बोला गया है कि एक यूनिफॉर्म चेन है और जो यूनिफॉर्म चेन है वो टेबल पे लाई कर रहा है। तो टेबल पे लाई करेगा तो कुछ कोफिशिएंट दिया हुआ है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना दिया हुआ है, 0.25। Then the maximum percentage of the length of the chain that can hang over the edge of the table, maximum length percentage wise बोल रहा है। तो मान लेते हैं कि टोटल जो मेरा लेंथ ऑफ द चेन है, लेंथ है आपका L, और मास मान लेते हैं कि आपका हो गया m किलो। ठीक, तो हैंगिंग पार्ट के बारे में पूछ रहा है तो इसको मैं x बता देता हूँ, और हमसे जो सवाल में पूछा जा रहा है वो x बाय L का वैल्यू पूछा जा रहा है। ठीक, x बाय L का वैल्यू पूछा जा रहा है, मल्टीप्लाई कर देंगे 100% के साथ, कोई दिक्कत नहीं उसमें। अब देखो यहाँ पे सीन क्या हो रहा है कि ऊपर वाले सेक्शन का जो फ्रिक्शनल फोर्स है, इस नीचे वाले सेक्शन का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, एक दूसरे को बैलेंस कर रहा है होगा। इस चेन का मास पर यूनिट लेंथ कितना होगा, मास पर यूनिट लेंथ होगा आपका m बाई एल। इस सेक्शन का लेंथ कितना है x, तो इसका वेट हो जाएगा m बाई एल x इंटू जी। सो दिस इज द वेट ऑफ दिस पर्टिकुलर सेक्शन। तो फ्रिक्शन का लिखोगे तो फ्रिक्शन आपको मिलेगा म्यू इंटू एन। तो n जो होगा, n होगा इसके वेट के कारण। अगर यहाँ पे x है तो ऊपर आपका कितना होगा, l माइनस एक्स m बाई एल, ये होगा उस ऊपर वाले सेक्शन का मास, इंटू जी आपका नॉर्मल इंटू म्यू। तो हो ये रहा है कि दिस पर्टिकुलर फ्रिक्शनल फोर्स इज बैलेंसिंग द वेट। तो अगर बैलेंस कर रहा है तो आप ऐसे कर दो इसको कि m बाई एल इंटू जी, ये हो जाएगा आपका म्यू, ये हो जाएगा आपका l माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना, एम जी एक्स डिवाइडेड बाई एल। तो
तो mg को उड़ा दो। तो अगर आप उड़ा दोगे तो आपको x बाई एल का वैल्यू चाहिए ना, तो म्यू एल इज माइनस ऑफ म्यू एक्स इज इक्वल टू x। तो जो x का वैल्यू आएगा आपको म्यू एल डिवाइडेड बाय 1 प्लस म्यू। तो l को ना आप इधर लेके आ जाओ, तो l को आप इधर लेके आओगे तो ऊपर आपको मिलेगा 0.25 और नीचे आपको मिलेगा 1.25। तो नीचे आपको मिलेगा ऊपर आपको मिलेगा 0.25, नीचे आपको मिलेगा 1.25। तो इसको उड़ा दोगे तो आपको मिलेगा 5, लेकिन लेके जाना है परसेंटेज में, तो मल्टीप्लाई कर दो आप 100% से, तो आपको आंसर कितना मिलेगा? आंसर मिलेगा आपको 20%। तो जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आते हैं 45 पे। तो क्वेश्चन नंबर 45 को देखो तो क्या बोल रहा है, रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ इलेक्ट्रिक डायपोल एट पॉइंट ए हुज पोटेंशियल वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ डायपोल मेक्स 60 डिग्री। ये वो कुछ फिर से कोऑर्डिनेट आ रहा है, तो पहले काम करते हैं कोऑर्डिनेट बना लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। रेशियो पूछ रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, ड्यू टू अ शॉर्ट डायपोल एट अ पॉइंट ए। ठीक, एक डायपोल है at point A whose position vector with respect to the center of the dipole makes 60 degree with the direction of the dipole moment। तो अगर ये आपका डायपोल मोमेंट है तो A कुछ यहाँ पे होगा और कितना एंगल बना रहा है? 60 डिग्री। और पॉइंट B कहाँ पे है? पॉइंट B आपका एक्सियल पोजीशन पे है, कुछ सेम डिस्टेंस पे, राइट। ओके, बोथ द पॉइंट्स आर एट द सेम डिस्टेंस बोला गया है, तो ठीक है, ये हो गया आपका पॉइंट B और ये हो गया आपका पॉइंट A। तो पॉइंट B में आपको मिलेगा KP डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। ठीक है, अब पॉइंट ए में निकालने के लिए आपको पहले इसको क्या इमेजिन करना होगा कि एक डायपोल है जिसको हम स्प्लिट करेंगे, तो स्प्लिट करोगे तो दो कंपोनेंट आएंगे फिर से। तो जब दो कंपोनेंट फिर से आपको मिलेंगे यहाँ पे, तो एक आएगा आपका कितना? P cos 60 और दूसरा वाला आपको मिलेगा कितना? P sin 60। तो इक्वेटोरियल प्लेन पे, मतलब इक्वेटोरियल प्लेन पे तो कोई नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा, बिकॉज कैंसिल हो जाता है डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल, सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। लेकिन इसके कारण तो आएगा, तो इसके कारण कितना आएगा? इसके कारण आ जाएगा KP cos 60 डिग्री डिवाइडेड बाय कितना? R स्क्वायर। तो आपसे पूछा जा रहा है A से B का रेशियो, राइट। तो पोटेंशियल एट पॉइंट A बाय पोटेंशियल एट पॉइंट B आप लिखोगे KP cos 60 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, फिर आएगा आपका KP डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। तो cos 60 का वैल्यू कितना? cos 60 का वैल्यू होगा आपका 1/2। तो 1/2 है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 46 क्या बोल रहा है? 46 आपका बोल रहा है कि एक चार्ज है जिसका मास है 6 मिलीग्राम अंडर द इक्विलिब्रियम इन सम वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब अगर आपका कोई एक वाटर ड्रॉप है कुछ ऐसे, इसका जो वेट है वो किस तरफ काम कर रहा है? नीचे की तरफ, और आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऊपर की तरफ है, तो फोर्स किस तरफ होगा? ऊपर की तरफ। तो कहने का मतलब है जो फोर्स ऊपर की तरफ है और जो वेट नीचे की तरफ है, दोनों एक दूसरे को बैलेंस करके रखेंगे, बैलेंस करके रखेगा तो इक्विलिब्रियम पे रहेगा। और बोला गया है कि जो चार्ज है वो चार्ज जो आपका है वो 1 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के से इक्विवेलेंट है। तो ये मान लो आप 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, और ये आपका मास दिया हुआ है कितना? 6 इंटू 10, देखो मिलीग्राम में दिया हुआ है ना, मिलीग्राम में इसको केजी में कन्वर्ट कर दोगे तो कितना आएगा? 10⁻⁻6 आएगा। और जी का वैल्यू आपको लेना क्या है? 10। तो E का जो वैल्यू आपको मिलेगा वो आपको मिलेगा 6 इंटू 10⁻⁻5 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो ऊपर जाओगे तो आएगा आपका 10⁻14। तो एक ही तो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो 6 डिवाइडेड बाय 1.3 तो अप्रोक्सीमेट। ठीक, ऑप्शन को देख के भी आप आंसर दे सकते हो। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे। तो क्वेश्चन नंबर 47 में आपसे क्या बोल रहा है कि 2 चार्जेस आर देयर। तो 2 चार्जेस हैं, एक का वैल्यू है आपका 9e, दूसरे का वैल्यू है आपका 3e। अब प्लेस एट द डिस्टेंस r। तो दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो आपका कितना है? r है। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी 0। ठीक, तो यहाँ पे अगर आपको याद है तो अगर नेचर अगर सेम हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कहाँ 0 होता है? बीच में, along the line joining the 2 charges। तो यहाँ पे कहीं 0 होगा। और हमसे जो देखो यहाँ पे ऑप्शन में देखोगे तो 3 ऑप्शन जो है वो E के रेस्पेक्ट में ही दिया हुआ है, और एक ही ऑप्शन है जो 9 के रेस्पेक्ट में दिया हुआ है। काम करते हैं ना, E के रेस्पेक्ट में निकालने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप E के रेस्पेक्ट में निकालने की कोशिश करोगे तो इसको मैं मान लेता हूँ x और इसको मैं मान लेता हूँ कितना? r माइनस एक्स। तो अगर इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द 9e चार्ज will be exactly same as electric field due to the 3e charge in terms of magnitude, but direction उसका उल्टा होगा। 9e का होगा राइट हैंड साइड में, 3e का होगा लेफ्ट हैंड साइड में, तो दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे।
तो कैंसिल आउट कर देंगे, तो यहाँ से इसको उड़ा दो, फिर इसको उड़ा दोगे तो ये आपका आएगा 3, तो ये आ जाएगा आपका √3 r माइनस एक्स, तो 1/x। तो सॉल्व करोगे तो x का वैल्यू आपको कितना मिलेगा, x का वैल्यू आपको मिलेगा r 1/√3 एंड दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। और अगर आपका अनलाइक चार्जेस हुआ तो इट इज ऑन द साइड ऑफ द स्मॉलर मैग्नीट्यूड। ओके, क्वेश्चन नंबर 48 को देखो। An electron is revolving around an infinite line of charge having a line charge density lambda in a circular path of radius r. The magnitude of the momentum is। ठीक, तो मोमेंटम के बारे में पूछा। सपोज मान लेते हैं कि जो आपका इलेक्ट्रॉन है, मैं टॉप व्यू आपको दिखा रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन कुछ ऐसे घूम रहा है, कुछ v मीटर पर सेकेंड के स्पीड से, मास हो गया उसका m किलो, और ऐसा कुछ लाइन चार्ज कुछ ऐसे रखा हुआ है। तो किसी भी लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अगर आप किसी भी डिस्टेंस r पे वैल्यू निकालो, और क्यों इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है देखो, बिकॉज अगर आपका इलेक्ट्रॉन घूमता हुआ आपको नजर आ रहा है तो किसी ना किसी को तो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करना होगा। तो इस पर्टिकुलर केस में द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिकॉज ऑफ बिटवीन द, और इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन बोल दो, बिटवीन दिस लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड द इलेक्ट्रॉन विल प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो mv²/r इज इक्वल टू q इंटू ई। ठीक है, तो Q हो गया चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, तो बेटर है कि ये काम करते हैं E के टर्म्स में लिख देते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा वैल्यू लैम्डा डिवाइडेड बाय 2πε0 इनटू r, दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ इनफाइनाइट वायर एट एनी डिस्टेंस r। तो मोमेंटम के बारे में पूछ रहा है तो mv को इंटैक्ट रखो, तो E लैम्डा डिवाइडेड बाय 2πε0 इनटू r, तो एक r को एक r से यहाँ से उड़ा दो, तो m आपका ऊपर चला जाएगा, तो mv जो होगा, mv आपका होगा me लैम्डा डिवाइडेड बाय 2πε0 का रूट ओवर, तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 क्या बोल रहा है कि 8 चार्ज वाटर ड्रॉप्स ईच विथ रेडियस 10 मिलीमीटर एंड चार्ज 10 पिकोकूलम मर्जेस इनटू अ सिंगल ड्रॉप, द पोटेंशियल ऑफ द सिंगल ड्रॉप इज। तो कोई भी पोटेंशियल ऑफ अ सिंगल ड्रॉप अगर होगा तो वो होगा के क्यू डिवाइडेड बाय आर। के का वैल्यू तो हमको दिक्कत है नहीं, क्यू का वैल्यू मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ कि 10 पिकोकूलम बोल रहा है, 10⁻⁻12 इंटू 8, क्योंकि 8 क्यों मल्टीप्लाई किया, बिकॉज 8 ड्रॉप्स है वहां पे, राइट। आर का वैल्यू मुझे बस निकालना है, और आर का वैल्यू मैं निकालूंगा वॉल्यूम कंजर्वेशन, तो 4/3πr³ इज इक्वल टू 8 इंटू 4/3πr³, क्योंकि जो बड़ा वाला स्फीयर होगा इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 8 डिफरेंट स्फीयर्स, तो 4/4π इसको उड़ा दो, तो r आपका हो जाएगा कितना, 2r। तो जो v आपको मिलेगा, v आपको मिलेगा के क्यू डिवाइडेड बाय r, जो कि आपको मिलेगा 9 इंटू 10⁻⁹। q का वैल्यू हो जाएगा 10⁻⁻11 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ कितना दिया हुआ है रेडियस आपका 10 मिलीमीटर, तो मीन्स 10 इंटू 10⁻⁻3 मीटर। तो इसको यहाँ से इसको उड़ा दो, ठीक, तो इसको ऊपर लेके जाओगे तो कितना होगा, ये -9 हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिलेगा 36 वोल्ट। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन फॉर द पेपर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 50 पे आता है। क्या बोल रहे हैं कि 2 स्फेरिक स्फीयर्स है, एक रेडियस 1 मीटर, दूसरा आपका रेडियस 2 मीटर का। एक हो गया आपका 1 मीटर का रेडियस, दूसरा हो गया आपका 2 मीटर का रेडियस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द कॉमन सेंटर पूछ रहा है, तो पोटेंशियल अगर एक के कारण V1 है, दूसरे के कारण V2 है सेंटर पे, तो पोटेंशियल एट द सेंटर को मैं क्या कर दूंगा, V1 प्लस V2। लेकिन इस बार चार्ज के टर्म्स में नहीं दिया हुआ है, सिग्मा के टर्म्स में दिया हुआ है। तो कोई भी स्फीयर के लिए आप कैसे लिख सकते हो, के क्यू डिवाइडेड बाय आर। ठीक, तो के का वैल्यू कैसा होता है, के का वैल्यू होता है आपका, मतलब क्यू का, सॉरी, तो वो आ जाएगा सिग्मा के टर्म्स में लिखोगे तो आपको मिलेगा सिग्मा, पूरा ही लिख देता हूँ। ठीक है, तो एक काम करते हैं, सिग्मा को लिखते हैं, मैं क्यू को लिखते हैं सिग्मा के टर्म्स में, तो सिग्मा इंटू 4π रेडियस r², तो 4π उड़ जाएगा, r यहाँ से उड़ जाएगा, तो सिग्मा r डिवाइडेड बाय क्या मिलेगा आपको, ε0। एक का रेडियस है आपका 1, दूसरे का रेडियस है आपका 2, तो अगर ऐड करोगे तो कितना आएगा, सिग्मा डिवाइडेड बाय ε0 प्लस 2 टाइम्स ऑफ सिग्मा डिवाइडेड बाय ε0, तो आपको मिलेगा 3 सिग्मा डिवाइडेड बाय कितना, 3 सिग्मा डिवाइडेड बाय ε0। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। तो आज के लिए इतना तक ही था। ठीक है, होप दैट कि आपको ये वीडियो सॉल्यूशन हेल्प करेगा। थैंक यू।